हम यहाँ मैथ सेक्शन के शिफ्ट वाइज क्वेश्चन इस चैनल पर करने वाले हैं। आज हम 17 जनवरी 2024 के शिफ्ट 1 के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन दे रखा है इफ ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 602 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो सभी से बन जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू 602 एंड ए माइनस बी 2 दे रखा है। यहाँ से आप देखोगे ए क्यू माइनस बी को अगर हम फॉर्मूला लगाएं, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा 602 के बराबर। जैसा कि ए माइनस बी जो हमारा दे रखा है वो 2 दे रखा है, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ये कितनी हो जाएगी 301। जब यहाँ से 301 हो गया तो यहाँ से आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 301 माइनस ए बी हो जाएगी। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं नाम। इसी तरह हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना चाहें, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से देखिए ये इसकी वैल्यू 2 दे रखी है तो यहाँ पर बस रख दीजिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं 2 की, ए माइनस बी की वैल्यू रख दें। तो यहाँ से आ जाता है 4 प्लस 2ab, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करें तो आ जाता है 4 प्लस 2ab इज इक्वल टू 301 माइनस ए बी। अब यहाँ से देखिए अगर हम ए बी को इस साइड भेजें तो यहाँ से 3ab हमारा आ जाएगा, 4 इसमें माइनस करोगे तो ये 297 आ जाता है। यहाँ से ए बी की जो वैल्यू आएगी ये 9 टाइम्स 27 और ये 9 टाइम 27, ये 99 आ जाएगी। ये जो 99 आया है इसको हम लोग इक्वेशन 2 में रख दें। इक्वेशन 2 में रख दें तो हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। चलिए रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें तो 4 प्लस ये 99 मतलब 18 18 19 मतलब 198 आ जाएगा। इसमें 4 ऐड करो तो ये 202 आ जाता है। ये हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो 202 किस में है, हमारा सी में है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको पढ़िए। वाइन से भरे एक पीपे से पहले 108.75 लीटर वाइन निकाली जाती है और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर इस मिश्रण से 87 लीटर निकाला जाता है और इसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। पीपे में वाइन और पानी का अनुपात अब 3:2 हो जाता है। पीपे में शुरुआत में कितने लीटर वाइन थी। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं आप लोग को 2 मेथड से बताऊंगा। ओके, एक ऐसा मेथड रहेगा जो मतलब बहुत फास्ट होगा लेकिन उसमें कैलकुलेशन रहेगा, और एक मेथड थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन उसमें कैलकुलेशन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जिसमें कैलकुलेशन नहीं है वो करते हैं और मेथड 1 लिखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है, अगर हम लोग वो लिखें, गिवन है 108.75 लीटर इज रिमूव रिमूव फर्स्ट। 108.75 लीटर ये पहले हम लोग निकालते हैं। ओके, ये दे रखा है पहले हम इतना निकालते हैं। अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलें, इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलें तो 108.75 ये हो जाता है 108 प्लस 3/4, जो हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको 108 इंटू 4 करेंगे उसमें प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 435/4। ओके, उसके बाद हम लोग को एक चीज़ और दिया है, उसके बाद बोल रहा है कि फिर मतलब अगेन मिश्रण में 87 लीटर निकाला जाता है, मिश्रण से 87 लीटर निकाला जाता है। तो अगेन 87 लीटर इज रिमूव। आप देख रहे हो पहले इतना लीटर निकाला जाता है, उसके बाद 87 लीटर निकाला जाता है। अगर हम कि दोनों एक मिश्रण से निकाले जा रहे हैं
435/4 को अगर इनका हम एलसीएम ले लें, अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो वो आता है 435। देखिए एलसीएम आप लोगों को पता है, अगर हम इसका एलसीएम ले रहे हैं तो ऊपर कहीं चाहे हम 1 मान लेंगे, ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उसका हम एलसीएम लेंगे और नीचे जो है उसका हम एचसीएफ लेंगे। तो नीचे तो 1 आ जाएगा, ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 435। तो ये जो 435 है इसको हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों, ये इससे भी डिवाइड हो रहा है और ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि ये टोटल क्वांटिटी है। ये टोटल क्वांटिटी इसको हम मान लेते हैं। अब फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है हम लोग को, फर्स्ट टाइम 108.75 लीटर निकाला जाता है, जो है हम लोग का फ्रैक्शन में 435/4। इसका मतलब 435/4 इज रिमूव्ड, तो अब रिमेनिंग कितना बचेगा, अगर हम इतना निकाल लेते हैं तो हमारा जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 435 माइनस 435/4 डिवाइड बाई 435। यहाँ से ये आ जाता है 3/4, 3/4 ऑफ द वाइन। जो हमारा रिमेनिंग बचेगा वो वाइन का 3/4 बचेगा। इसी तरह सेकंड केस में क्या हो रहा है हमारा, हम 87 निकाल रहे हैं, 87 इज रिमूव्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं, 435 में से अगर हम 87 निकाल दें, कितना हम रिमूव कर रहे हैं, मतलब 1/5, ये तो हम रिमूव कर रहे हैं। अब यहाँ देखा जाए तो जो रिमेनिंग जो बचेगा, यहाँ से जो रिमेनिंग बचेगा 1 - 1/5 कर देंगे तो हमारा बचेगा 4/5। 4/5 क्या हो रहा है, ये बच रहा है। दूसरे केस में अगर यहाँ से हम फाइनल वाइन क्वांटिटी निकालें, क्वांटिटी निकाले वो कितनी हो जाएगी, देखिए पहले 3/4 थी, मैं निकाला, उसमें कुछ वाटर डाल दिया, फिर उसी में से 5/4 निकाल लें क्वांटिटी, तो 3/4 इंटू 4/5 करेंगे, जो आता है हमारा 3/5। ये क्या आ रहा है, 5 में से, अगर 5 हमारा मिक्सचर है उसमें से 3 जो है वो वाइन की क्वांटिटी है टोटल। इसका मतलब अगर हम वाइन और वाटर लिखें, तब वाइन और वाटर का रेशियो लिखें, तो क्योंकि वाइन अगर 3 है तो हमारा जो वाटर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, ये हमारा आ गया। इसका मतलब जब हमने 435 टोटल क्वांटिटी मानी थी, हमारा रेशियो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। वाइन और पानी का यहाँ भी वही 3:2 आ रहा है। इसका मतलब 435 टोटल क्वांटिटी हो जाएगी, जो ऑप्शन हमारा डी है। अगर मैं इसको एक बार फिर से समझाऊं, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसने बोला है कि पहले, मतलब पीपे से पहले 108.60 लीटर वाइन निकाली जाती है। तो पहले अगर हम लोग 160 लीटर निकालते हैं, इसको मैंने पहले तो फ्रैक्शन में बदल दिया, और फिर हमने देखा कि 87 लीटर भी रिमूव हो रहा है उसी मिश्रण से। तो हमने क्या किया, 87 और 435/4 का एलसीएम ले लिया हमने, जो आता है 435। 435 को हम लोगों ने टोटल क्वांटिटी मांग लिया, क्योंकि 87 भी इसको डिवाइड कर दे रहा है और ये 435/4 भी इसको डिवाइड कर दे रहा है। उसके बाद क्या किया कि हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि हमने इतना रिमूव किया, तो अब हमारा बच कितना रहा था, इतना पार्ट, 3/4 पार्ट बच रहा था। जब हमने 87 रिमूव किया तो हमारे पास 4/5 पार्ट फिर बच रहा था। इसी तरह अगर हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं क्वांटिटी की, तो इन दोनों को इंटू कर देंगे, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आ रही थी 3/5 आ रही थी। अब हमने इंटू इसलिए किया गया क्योंकि एक के बाद एक निकाला गया है, मतलब पहले हम ये निकाले थे उसके बाद ये निकाला है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंटू कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर अब देख लो फाइनल वाइन क्वांटिटी जो हमने निकाली है वो 3/5 आ रही थी। इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर 3 क्वांटिटी हमारी वाइन है तो यहाँ से 2 क्वांटिटी हमारी वाटर हो जाएगी। और हमारे क्वेश्चन में भी यही दे रखा था, वाइन और पानी का अनुपात जो दे रखा था 3:2 दे रखा था। तो इससे हमें पता चल गया कि हमने जो क्वांटिटी टोटल मानी थी वो सही है।
मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमने टोटल क्वांटिटी मानी है, उस केस में जो रेशियो हमारा आया है वो सेम ना आया होता, तो उस केस में हम इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से अपने दूसरे मेथड से लगाते हैं, इसको हम मेथड 2 दे देते हैं। ओके, इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि फाइनल वाइन क्वांटिटी का जो फॉर्मूला लगाते वो लगाते 1 माइनस 108.75 डिवाइड बाई एक्स। एक्स जो है वो टोटल क्वांटिटी है हमारी। ओके, ये पहली बार निकालते 108 एक्स में से, इसी तरह दूसरी बार हम लोग क्या निकालते 1 माइनस 87 बाई एक्स, और ये किसके बराबर होती, वो 3/5 के बराबर हो जाती। बस इसको 100 एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया, शॉर्ट ट्रिक से भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ से एक प्रॉब्लम की बात ये है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वहाँ पे बहुत ही बड़ी वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, उसको हम लोग फैक्टराइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने ये मेथड नहीं बताया, हमने ये सिंपल मेथड हम लोगों ने किया है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो लगभग सभी से बन जाएगा, फिर भी इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बस सिंपली यही बोला है कि x% मतलब x का 22% हमारा क्या होता है, ये होता है, और y का 66% बराबर है। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, बस ये काट दीजिए, ये 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ से x और y का जो रेशियो आ जाएगा वो 3:1 आ जाएगा। तो 3:1 किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला है 36, 108, 156 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप लोगों को देखा है 36, 108 और 156, और इनका बोला है HCF बताइए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको आप कई मतलब दो तरीके से कर सकते हो। देखिए, इसको करने का एक तरीका तो ये है कि 36 का फैक्टर लिखिए, 108 का फैक्टर लिखिए, और 156 का फैक्टर लिखिए। अगर हम 36 का फैक्टर लिखें तो ये आ जाता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इसी तरह 108 का फैक्टर लिखेंगे तो आप आ जाएगा 2 की पावर 2 4 इंटू, इसके बाद 3 की पावर 2 की पावर 2 मतलब 4, 27, 27 को 108, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह इसका लिखेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा हमारा, इंटू इंटू 3 और इंटू 13, ये आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से जो हमारा HCF आएगा, वो 2 की पावर 2 इंटू 3 आएगा, ये हो जाता है 12। एक तो इस तरह कर सकते हैं हम, 12 आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। एक हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों बीच में डिफरेंस ले लें, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस ले लें। 136 और 108 में डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आप देखोगे तो 72 यहाँ से आएगा। अब यहाँ से देखोगे 8, 2 + 6 करेंगे 8 आएगा, और यहाँ से 48 आ जा रहा है। बस हम लोग को ये देखना है कि ये जो 78, 72 और 48 जो है ये किससे किससे डिवाइड हो रहा है। ये दोनों जो नंबर हमारे आए हैं डिफरेंस से, ये किस किस से डिवाइड हो जा रहा है। आप देखोगे 6 से ये डिवाइड हो जा रहा है, और ये 12 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो इन दोनों में से क्या HCF होगा, क्योंकि हमें पता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया जाता है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए, अगर हम यहाँ मतलब अगर हम निगेट माइनस ना लेते, हम देखते कि ये तीनों नंबर को कौन कौन डिवाइड कर दे रहा है पूरा पूरा। देखिए, 12 से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी ये भी ये भी, 6 से तीनों डिवाइड हो जा रहे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही होता है जो सबसे बड़ा फैक्टर आया है, जो सबसे बड़ा फैक्टर आया है वही हमारा आंसर होता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 72.6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल्स इन 15 मिनट्स। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है स्पीड, स्पीड हमारी कितनी दे रखी है 72.6। ओके, और हमारा जो टाइम दे रखा है, टाइम 15 मिनट दे रखा है, ये क्या दे रखा है किलोमीटर पर आवर्स में, और ये 15 मिनट दे रखा है, तो अगर हम इसको आवर्स में बदलें तो ये 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा।
हम लोग को डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो बस यहाँ से स्पीड अगर हम लिखें 72.6 इंटू 15/60, यहाँ से आप लोग क्या करो, 15 चौको 60, यहाँ से आप लोग को आ जाएगा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, उसके बाद पॉइंट लग जाएगा वहाँ से 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ओके, तो मतलब 18.15 किलोमीटर। ये किस में है हमारा, ये हमारा है, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा ए में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बोला है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर एक्स वाई एग्जिस्ट सच दैट एक्स ग्रेटर देन वाई एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एंड एच सी एफ एक्स वाई का जो दिया है वो 2520 दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग अगर देख लें, ये जो 2520 है, इसका अगर हम लोग फैक्टर लिखना चाहें, तो इसका अगर आप लोग फैक्टर निकालोगे तो वो आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये इसका फैक्टर आ जाएगा। अब लोग मानते हैं कि x इज इक्वल टू एच ए और y इज इक्वल टू एच बी, ये हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि ये जो दोनों नंबर हैं, इन दोनों में एच सी एफ जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। ओके, दो संख्याएं अगर हैं उसमें जो एच सी एफ रहता है वो तो रहता ही रहता है, इसलिए हमने इसको x को क्या मान लिया, एच ए, और y को हमने एच बी मान लिया। वेयर वेयर एच सी एफ ऑफ एक्स वाई इजकल टू एच। ओके, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर बताया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो x इंटू वाई इंटू एच सी एफ ऑफ एक्स वाई, ये कितना आ जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर आ जाएगा एच क्यू इंटू ए इंटू बी। ए और बी जो है हमारा वो रहेगा को प्राइम। यहाँ पर ए एंड बी जो हैं आर को प्राइम नंबर, क्योंकि हम लोगों ने एच सी एफ अगर हम निकाल दें इसमें से, अगर हम इसमें से एच सी एफ निकाल दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे, क्योंकि हम एच सी एफ जो होता है वो दोनों में कॉमन हो जाता है, इसलिए ए बी जो है हमारा वो को प्राइम नंबर हो गए। को प्राइम नंबर हो गए मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम लोग को ये देखना है कि एच की जगह हम कौन सा प्राइम नंबर रखें जिससे ए बी जो है हमारा, ए बी जो है वो को प्राइम हो जाए। तो आप देखोगे एच इजकल टू अगर हम 2 रखेंगे, एच इजकल टू 2 रखेंगे तो हमारा जो ये ए और बी है वो को प्राइम हो जाएगा। ओके, ए बी जो है को प्राइम हो जाएगा। कैसे, अगर हम एच की जगह 2 रख दें, यहाँ से ए और बी जो आएगा हमारा वो हमारा दे रखा है 2530, इसका मतलब ए इंटू बी हमारा हो जाएगा 2520, 20 दे रखा है, डिवाइड बाई 8। यहाँ से आप देखोगे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके, जब आप इसको करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड चले जाता है। अब हम लोग को बस ये देखना है, हम लोग ये देखना है कि ए बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। इस फैक्टर से हमें ये देखना है कि ए बी की कितनी वैल्यू ये पॉसिबल हो सकती है। तो अगर हम लिखें वैल्यू ऑफ ए एंड बी, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, विद ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। ओके, तो वो क्या होगी, चलिए देखते हैं। देखिए ए और बी, देखिए एच तो हमारी ये हो गई ए क्यू, तो हमारी बस्ती कितनी है, इतनी वैल्यू। ओके, तो अगर हम ले लें ए की वैल्यू 9 × 5 × 7, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह अगर हम ले लें 9 × 5, 9 × 5 ले लें तो यहाँ तो 7 बचेगी। इसी तरह 7 × 9 ले लें, ये हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। और साइन 7 × 5 ले लें तो यहाँ से 9 बचेगा।
यहाँ से कितने वे मिल रहे हैं जिससे ए बी जो हमारा को प्राइम हो। यहाँ से देखिए 1 2 3 4, यहाँ से हमें 4 वे मिल रहे हैं जिससे ए बी जो हमारा होगा वो को प्राइम हो जाए। यहाँ पर समझाऊँ तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, 2520 का हम लोगों ने क्या किया, फैक्टर्स कर लिए। 2520 का अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ तो हम लोगों ने क्या किया है कि 2520 का हम लोगों ने फैक्टर कर लिया, जो होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। यहाँ से हमने x मान लिया एच ए और y मान लिया एच बी। एच हमने इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कॉमन होगा वो एच होगा, मतलब वो हमारा एस सी एफ होगा, इसलिए हमने यहाँ पे एच भी मान लिया। और क्योंकि हम लोग के एक्स एक्स वाई का जो एस सी एफ है हमने वो एच माना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक्स और वाई इंटू एस सी एफ ऑफ एक्स वाई जो दिया है वो दे रखा है 2520। ओके, जो हमारा अगर हम यहाँ से एक्स और वाई जो हमें माना है, यहाँ से अगर हम वैल्यू रखा हमने, ये एच क्यूब इंटू ए माइनस बी, ए इंटू बी हो जाता है। एच जो हमारा एस सी एफ है, तो हमारा इससे ये पता चलता है कि ए बी जो हमारा वो को प्राइम हुए। तो हम लोग को क्या देखना है, क्योंकि हमारा फैक्टर जो है वो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 5 इंटू 7 है। तो हम एच की ऐसी कौन सी प्राइम नंबर वैल्यू रखें जिससे ए बी हमारा जो हो जाए वो को प्राइम हो जाए। तो जैसे कि हमने देखा दो रखने पे जब हमने यहाँ पर अपने फैक्टर्स में 2 रखा, तो जो 2520 है वो क्या हो जाती है, पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। और अब इसको डिवाइड करोगे तो देखिए 8 तक 24, 8 एकम 8, 8 पंच 40, ओके 315 हो जाती है। मतलब पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू आ रही है। इन दोनों का जो इनटू है वो क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, इससे ये को प्राइम हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एच की जगह 3 रखें, तो जब आप 3 रखोगे तो यहाँ तो देखिए 27 आएगा, और ये 20 को अगर हम 27 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, जिससे हमारा ए और बी जो हमारा आ जाएगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसी तरह 5 रखने पे भी फ्रैक्शन आ जाएगा और 7 रखने पे भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसलिए हमने एच की जगह 2 रखा। अब हम लोग को ये देखनी है कि इसमें बोला है कि ऐसे कितने युग्म मौजूद हैं, मतलब हमें ऐसे कितने युग्म मौजूद हैं जिसमें एक्स ग्रेटर देन वाई हो। तो हम लोगों ने क्योंकि एक्स को माना है एच ए और वाई को माना है एच बी, यहाँ से हमें ए और बी की जो वैल्यू होगी ए ग्रेटर देन बी रखनी है हमें। हमने पहले लिया 9 इंटू 5 इंटू 7 लिया, और इधर को प्राइम, क्योंकि को प्राइम रहना है तो यहाँ पर को प्राइम रहना है, इसलिए वहाँ पर 1 ले लिया। यहाँ जब 9 5 लिया तो यहाँ 7 ले लिया, या 9 7 9 लिया तो यहाँ 5 ले लिया, और 7 5 लिया तो यहाँ 9 ले लिया। यहाँ पर हमारे 4 पेड़ बनेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि देखा, यहाँ पर हमारे 4 पेड़ बन रहे हैं जिसमें एक्स ग्रेटर देन वाई है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है यदि किसी भिन्न का अंश 25% से बढ़ा दिया जाए, हर 10% से कम कर दिया जाए, तो नया भिन्न का मान 25/24 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो चलिए करते हैं। इसमें पहले कर लेते हैं, इसमें मान लेते हैं कि जो हमारी भिन्न है वो x/y है। ओके, तो अगर हम अंश को क्या कर रहे हैं, हम लोग 25% बढ़ा दें, अंश को अगर हम 25% बढ़ा दें, और जो हमारा हर है उसको 10% कम कर दें, वाई में 10% कम कर दें। अगर 25% बढ़ा रहे हैं तो मतलब 125 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे आप, इसमें क्या करेंगे, अगर हम 10% कम कर दें तो 90/100 हो जाएगा यहाँ से। और ये कितना हो जाता है 25/24। यहाँ से आगे 100 कट जाएगा। यहाँ से आप देखोगे 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 25 125 होता है, और 25 से कम 25, ठीक है। यहाँ से क्या, यहाँ से आप काटोगे तो 5 5 8 40, तो यहाँ से देखोगे 6 से काटोगे, 6 से 18 और 6 चौको 24। इसका मतलब एक्स और वाई का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 3:4। और 3:4 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए, इसमें बोला है कि एक्स की आयु वाई से 44% अधिक है, तो वाई की आयु एक्स से कितने % कम है। तो इसको मैं 2 मेथड्स बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, ये देखिए एक्स और वाई है हमारा, इनमें जो रेशियो दे रखा है हमारा कि 44% अधिक है, मतलब वाई से 44% अधिक है, मतलब अगर ये 100 होगी तो 144 हो जाएगी।
ओके, तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए, एक्स से कितनी परसेंट कम है, मतलब एक्स से अगर हम ये 100 माइनस कर दें और डिवाइड बाई, क्योंकि एक्स से पूछा है तो 144 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा है। तो जब आप इसको निकालोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 44 आएगा बटे 144, ओके, इंटू 100 आ जाएगा। अगर इसको 4 से काट दीजिए तो यहाँ से देखिए ये 11 आ जाएगा, यहाँ से 4 3 12, 4 6 24। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 1100 डिवाइड बाई 36, इसको डिवाइड करोगे तो 36, 36 यहाँ 108, यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा, 0 बचेगा क्योंकि भाग नहीं जाएगा, 0 लगाओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर 0 लगाओगे, ये 5 टाइम्स जाएगा तो 5 का 30, तो 0 5 15 18 बचेगा, तो यहाँ से फिर 2 आएगा, इसका मतलब 5 6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 30.56%। ये हमारा सी में है, इसलिए सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको एक तरह से और कर सकते थे क्योंकि एक्स वाई से 44% अधिक था। अगर हम 44% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो ये होता है, आप देखोगे अगर हम 4 से काट दें तो 4 11/25 हो जाता है। इसका मतलब 44% अधिक है, जिससे वो इतना हो जाता है। तो अगर हमें निकालना है कि वाई एक्स से कितना परसेंट कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, 11 ऐसे ही रखते हैं और ये जो नीचे है ना इसमें 11 ऐड कर देते हैं। जब इसमें 11 ऐड करो तो ये 36 आ जाता है, और इसका हमें परसेंटेज निकलना कितना परसेंट कम है, तो इसको इंटू 100 कर देते हैं। तो आप देखोगे वही आ गया जो यहाँ पर था, 1100/36। तो देखिए 1100/36 करेंगे तो यहाँ माइनस ये बताता है कि वाई की आय एक्स से कितनी परसेंट कम है, ठीक है। एक्स की आय वाई से 44% अधिक है, हमें निकालना कितना था, वाई की आय एक्स से कितनी परसेंट कम है, तो इसलिए हम यहाँ माइनस लगाए। तो आप जब इसको निकालोगे तो वही आ जाता है 30.56%। ये 2 मेथड हो गए, ये मेथड 1 लिख लीजिए और ये मेथड 2 हो गया। मेथड 2 को अगर मैं फिर से समझाऊँ तो क्योंकि 44% अधिक था तो ये फ्रैक्शन में क्या होता है, प्लस 11/25 रहता था। अब अगर इसको रिपीट कर दे कि वाई की आय एक्स से कितने परसेंट कम है, तो यहाँ से माइनस लगाते हैं और क्या करते हैं, 11/36 लिखते हैं, क्योंकि 11 को इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है। बस अब हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 30.56। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9 नंबर। 10 मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि एक मित्र समूह छोड़ देता है तो औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। उस मित्र की आयु ज्ञात करें जिसने समूह छोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं, अगर हम निकालें एज ऑफ द फ्रेंड हु लेफ्ट, अगर ये निकालें तो ये देखेंगे, ये निकालने के लिए क्या होता है कि जो ओल्ड वाली हमारी जो परसेंटेज थी, मतलब औसत आयु थी, निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड वाली जो हमारी औसत आयु थी वो लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 27 पहले थी अब 25 हो गई, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अब कितनी बच रही है, क्योंकि एक छोड़ के चला गया है तो अब हमारे पास 9 मित्र बच रहे हैं, इंटू 9 कर देते हैं। ओके, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 27 प्लस ये देखिए, 27 इंटू 25 करेंगे, 27 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ 2 आता है, तो यहाँ से 18 आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करोगे आप 45 आ जाएगा। इसका मतलब 45 ईयर जो थी, जो छोड़ गया है उसकी आयु थी, वो हो जाएगी हमारी बी। ओके, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया कि ओल्ड, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस इंटू जितने हमारे बचते हैं वो, इससे हमारी आ जाती है जो छोड़ गया उसकी आयु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। इसने बोला है रोहन ने एक वस्तु खरीदी जिसके लिए नकद में भुगतान करने पर 13.5% की छूट। अगर यहाँ पे ये बोला है कि अगर हम नकद मतलब कैश देते हैं तो हमें 13.5% की छूट मिलती है। और आगे पढ़ते हैं, और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर 6.25% की
अधिभार प्रस्तावित था। मतलब अगर हम क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो 6.2% का और पैसे देने पड़ते हैं हमें। ओके, 6.2% और पैसे देने पड़ेंगे। यदि रोहन ने पूरी राशि का भुगतान नकद में किया होता तो उसने वस्तु के लिए वाई रुपये का भुगतान किया होता, लेकिन वास्तव में उन्हें उस सामान के लिए कुल 40,964 रुपये का भुगतान करना पड़ा, जिसमें से 29,064 रुपये उसने नकद किया था। वाई का मान क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन करें तो चलिए करते हैं। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि कैश से क्या पेमेंट हुआ था और हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड से क्या पेमेंट किया, उसको हम लोग मान लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, लेट अमाउंट पेड इन कैश इज ए एंड अमाउंट पेड इन क्रेडिट कार्ड इज बी। हमने यहाँ पर मान लिया कि जो हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं वो ए है और जो हम क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं वो बी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे रखा है, ये 40,964 जो दे रखा है वो कैश और क्रेडिट कार्ड दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो क्योंकि अगर हमने यहाँ पर देखोगे आप लोग 2964 रुपये हमने क्या किया है, नगद भुगतान किया गया है, इसका मतलब हमें ए की वैल्यू जो दे रखी है वो 29,064 दे रखी है। यहाँ से हमें बी की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो हो जाती है 40,964 में से अगर हम 29,064 निकाल दें तो हमारे पास कितना बच रही है। यहाँ से आप देखोगे तो करिए 0,0,9,1,1 कितने रुपये बच रहे हैं हमारे। ओके, कितने रुपये बच रहे हैं जिससे हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था। इतना हमने कैश किया और ये हमने क्या किया, क्रेडिट कार्ड से किया। अब हम लोग को देखना है, हम लोग को निकालना क्या था कि यदि रोहन ने पूरी राशि का भुगतान नकद में किया होता। अब क्योंकि इतना क्रेडिट कार्ड से हो गया, अब हम लोग को बस ये देखना है कि अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड से ना करके इसको हम लोग नकद में कर देते तो फिर हमारी वाई की वैल्यू क्या आती। तो चलिए करते हैं अमाउंट विदाउट, निकालते हैं अमाउंट। क्योंकि हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड से किया तो 11,900 में 6.2% हमारा क्या है, अधिभार मतलब सरचार्ज है। ओके, तो चलिए, तो अगर हमारा ये जो अमाउंट होता, अमाउंट विदाउट सरचार्ज, तो आप देखोगे ये जो 11,900 है ये किसकी वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू है क्योंकि देखिए 6.25% अधिक भार लग रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, अगर हमारा जो 100% की वैल्यू है उसमें क्या हो रहा है 6.25% अधिक लग रहा है, तब जाके हम क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो 11,900 की वैल्यू है वो है 106.25 की। हमें निकालनी कितनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ से देखिए, यहाँ से काट दीजिए, डबल जीरो और बढ़ जाएगा हमारा। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 11,200। ओके, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। अब क्या हो रहा है, इतनी वैल्यू हम लोगों ने क्या की, कैश से पेमेंट किया। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ और दे रखी है, अगर हम कैश से पेमेंट करते हैं तो उसमें 13.5% की छूट भी मिलती है। अगर हम 11,200 को अगर हम लोग कैश से पेमेंट करेंगे तो हमें 13.5 का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। तो लिखते हैं इफ़ 11,200 हैड पेड इन कैश देन प्राइस डिस्काउंट चलिए देखते हैं। देखिए 100 में से क्या हो रहा है, 13.5 का हम लोग को छूट मिल रही है, किससे मिल रही है, 100 पे। हम लोग को निकालनी किस पे है, 11,200 पे निकालनी है। तो इसको सॉल्व करिए,
इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9,688। ओके, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आप लोग कर लोगे तो 9,688 आएगा। ये क्या हुआ था, देखिए पहले क्या हो रहा था, हम लोगों ने कैश इतना पेमेंट किया था 29,064। अब हम लोग को जैसे कि हम लोग क्रेडिट कार्ड से कितना निकला था 11,900, उससे अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड से ना करके अगर हम लोग कैश से करते और 13.5% की छूट भी देते तो हम लोग की अब कैश से कितनी आ जा रही है 9,688। वाई की वैल्यू जो आ जाएगी, क्योंकि 29,064 जो हम लोगों ने कर रखी थी वो पहले पेमेंट कर रखा था, उसके हम लोग कैश कर रहे हैं 9,688। ओके, जो हमारी हो जाती है इनको ऐड करोगे तो 8 4 12 2, तो क्योंकि 2 इसी में है देखिए, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो हमारी अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख भी लेते हैं 38752। ओके, ये हमारी आ जाएगी, तो हमारा आंसर बी हो गया। यहाँ कैश की स्पेलिंग सही कर लीजिए, तो थोड़ा मैथ पढ़ रहा था तो केस केस याद आ रहा था कि केस 1 केस 2। यहाँ पर कैश की स्पेलिंग CASH हो जाएगी। चलिए मैथ में इतनी कोई बात नहीं होती है स्पेलिंग की, फिर भी लिख लेते हैं कैश की स्पेलिंग CASH हो जाती है। ओके, यहाँ भी उन्होंने गलत कर दिया, यहाँ भी सही कर लीजिए, यहाँ भी एच हो जाएगी। बोल मैं कैश ही रहा था लेकिन यहाँ पर कैश कर दिया, फिर मुझे याद आया कि मैं तो वहाँ केस केस लिखता चला गया। चलिए ठीक है, यहाँ पर सही कर दिया उन्होंने। इसको एक बार मैं फिर से समझा दूँ। हम लोगों ने इसमें क्या किया कि कैश से पेमेंट जो हुआ है उसको हमने ए मान लिया और क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट हुआ है उसको बी मान लिया। कैश और क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट हुआ है वो 40,964 है, जिससे हमारा दे रखा है कि जो कैश से पेमेंट हुआ है वो 29,064 दे रखा है, और इससे हम लोगों ने क्या किया क्रेडिट कार्ड से कितना पेमेंट हुआ है वो निकाल लिया। ओके, अब हम लोगों ने क्या देखा कि इस 11,900 आया है, इसमें क्या है कि 6.25 ये सर्ज चार्ज भी है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले सर्च चार्ज हटाया, ये देखिए यहाँ से सर्च चार्ज हटाया तो हमारा जो कैश से पेमेंट आ गया वो 11,200 आ गया। अब हम लोगों ने जो 11,200 आया इस पर हम लोग को 13.5% का डिस्काउंट मिल रहा है। जब हमने इसका 13.5% का डिस्काउंट इस पर निकाला तो हमारा 9,688 आ जाता है। उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने पहले हम लोग कैश 29,064 का रखा था, उसके बाद हम लोग का कैश कितना आया, मतलब हमने टोटल कितना कैश दिया 38,752 कैश दिया, इससे हमारा बी आंसर हो गया। 3 natural numbers are such that 1/3 of the first of the number is equal to 2/5 of the second, and 2/3 of the second number is equal to 1/7 of third. The sum of 5 times the third number and half of the square of the first number is 1,348. What is the value of the second number? सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें तीनों नंबर हम लोग मान लेते हैं। लेट 3 numbers be A, B and C। ओके, तो पहले क्या रहेगा, प्रथम संख्या का 1/3 मतलब A का 1/3 दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है, इसका मतलब 2/5 इसके बराबर है। ओके, और बोला है दूसरी संख्या का 2/3 मतलब B का 2/3 बराबर है तीसरी संख्या के 1/7 के बराबर है, C का 1/7 के बराबर है। ये दे रखा है, यहाँ से A रेशियो B रेशियो C निकालें तो देखिए यहाँ से A क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स A इज इक्वल टू 6 टाइम B हो जाएगा, और 14 टाइम्स B इज इक्वल टू 3 टाइम्स C हो जाएगा। अब देखिए अगर A की जगह हम 18 रख दें और B की जगह 15 रख दें, ये दोनों 90 हो जाता है। ओके, तो अगर हम B की जगह अगर 15 रखेंगे तो 15 इंटू 14 करोगे आप, 14×5 = 70, यहाँ 7 लगा, 14 14 7 21 मतलब 210 हो जाएगा। इसका मतलब C को क्या लेना पड़ेगा, 70 लेना पड़ेगा, 7×3 = 21 होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या रेशियो पता चला कि अगर हम A को 18 ले लें, B को अगर हम लोग ले लें 15 और C को ले लें 70, ये रेशियो में, तो ABC का जो रेशियो आ जाएगा हमारा वो 18 15 और 17 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें हम लोग, तो इसमें बोला है तीसरी संख्या के 5 गुने। अगर हम तीसरी संख्या के 5 गुने मतलब C का 5 गुना
उसके बाद क्या बोला है, प्रथम संख्या के वर्ग के आधे का योग, प्रथम संख्या के वर्ग ए का वर्ग के आधे का योग, ये योग है हमारा 1348 के बराबर है। तो अगर हम इसको एक्स, ये एक्स से इंटू कर दें इनको, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम एक्स सी की जगह हम 70 एक्स रख दें तो यहाँ से आ जाएगा 350 एक्स, प्लस ए की जगह अगर हम 18 एक्स रख दें तो यहाँ से, और 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारा आ जाता है 162 एक्स स्क्वायर, और ये हमारा बराबर है 1348 के। 2 से डिवाइड कर दिए पूरे इक्वेशन को, तो आप देखोगे 2 × 16 2 × 2, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये कितना आ जाएगा 275 एक्स, और इसको इधर ले आइए तो इसको 2 से डिवाइड करके इधर ले आइए तो आ जाएगा 2×12 2×14 2×8, ये आ जाएगा हमारा। ओके, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर इसका फैक्टर बनाओगे तो 674 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो आप लोग देखोगे कि ये क्या आ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, तो 2 3 6 3 6 2 7 14, तो क्योंकि 2 × 81 × 337 ये हमारा फैक्टर बन रहा है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 81 एक्स स्क्वायर प्लस 337 एक्स माइनस 1 इंटू 2 कर दोगे तो 162 एक्स माइनस 674 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ से 81 एक्स प्लस 337 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें, 81 एक्स माइनस सॉरी प्लस 337 इक्वल टू 0। तो क्योंकि यहाँ से देखिए एक वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू 2, और एक वैल्यू आ जाएगी हमारी जो माइनस में आएगी, तो उसको हम लोग लेंगे नहीं। ओके, क्योंकि 3 धनात्मक पूर्ण लेना है तो एक्स की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव वाली। अगर हम यहाँ से बी की वैल्यू निकालें तो बी जो दे रखा है 15 × एक्स दे रखा है, इंटू 2 कर दोगे तो ये आ जाएगी 30। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे कर सकते थे, तो यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ से, क्योंकि ये जो 15 आया है बी की वैल्यू 15 आई है, ये हमारे 2 ऑप्शन में है। मतलब 15 हमारा देखिए 30 को डिवाइड कर दे रहा है और 15 को डिवाइड कर रहा है, और 21 24 तो डिवाइड नहीं होंगे, तो मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, मतलब ये दोनों हो सकते हैं हमारे। ओके, लेकिन अगर हम बी की वैल्यू 30 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये 36 हो जाएगी, और ये 140 हो जाएगी। और जब हम इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं इस इक्वेशन में, तो ये सेटिस्फाई कर देता है, 1348 आ जाता है। इसलिए हमारा यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाता ए। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसको आप लोग ट्राई करिएगा डायरेक्ट करने का यहाँ से, कि आप लोग क्या करिएगा कि बी की जगह 30 रखिएगा, बी की जगह 30 रखोगे, इसका मतलब 15 में 2 का इंटू करना पड़ रहा है, तो इसमें सब में 2 का इंटू कर दीजिए। उसके बाद ये जो इक्वेशन आ रही है हमारी, इसमें वो वैल्यू रख दीजिए, वो 1348 आनी चाहिए। अगर 1348 आ गई इसमें रखने से, सी और ए की वैल्यू रखने से, इसका मतलब ये जो बी की वैल्यू होगी 30 हो जाएगी, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये करके देखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विगत वित्तीय वर्ष में विराज और रोहन की मासिक आय का अनुपात m/n था, और उनके मासिक व्यय का अनुपात p/n था। वर्तमान वित्त वर्ष में विराज की आय में q% की वृद्धि हुई और उसका व्यय 2q% बढ़ा है। रोहन की संगत वृद्धि क्रमशः r% और s% रही है। विराज और रोहन की वर्तमान मासिक बचतें क्रमशः u रुपये और v रुपये हैं, जबकि विगत वर्ष रोहन की मासिक बचत t रुपये थी। तो इसमें यही बोला है कि उपयुक्त प्रश्न तथा नीचे दिए गए कथनों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है। कथन दिखा देता हूँ आप लोग को। ये दे रखा है कि फर्स्ट दे रखा है कि MNPQRSTU एंड V के मान क्रमशः 854 12.5 40 20 10,000 50,000 24,000 है। दूसरा कथन दे रखा है MNPQRSTUV के मान क्रमशः 10 7 6 15 40 20 7700
21,530 और 14,140 है। और ये आप लोग की ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, तो इसको आप लोग करना है। चलिए करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे स्टेटमेंट 1 दे रखा है और स्टेटमेंट 2 दे रखा है। स्टेटमेंट वन में क्या रखा है, MNPQRSTUV की वैल्यू दे रखी है। इसी तरह स्टेटमेंट 2 में भी हमें वैल्यू दे रखी है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये वैल्यू लेते हैं और वो सेटिस्फाई करते हैं क्या ये सभी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो अगर स्टेटमेंट 1 की वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोग इसका आंसर जो जैसे कि ये दे रखा है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर दे देंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इनका जो रेशियो दे रखा है, देखिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो मंथली इनकम ऑफ विराज और रोहन का जो दे रखा है वो यहाँ M और N है, M रेशियो N है वो दे रखा है। और द रेशियो ऑफ दियर मंथली एक्सपेंडिचर वाज PN है। चलिए लिखते हैं। अगर हम विराज का लिखें, एक साइड विराज लिखते हैं और एक साइड लिखते हैं रोहन। अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखें, मतलब लास्ट इनकम देखें, वो कितनी है, M रेशियो N, जो कि है 8। देखिए M की वैल्यू कितनी है, 8। स्टेटमेंट फर्स्ट ले रहे हैं हम लोग। वो कितनी है, M की वैल्यू 8 है और N की वैल्यू 5 है। देखिए 8 और 5 दे रखी है। तो यहाँ विराज की जो लास्ट इनकम है 8 है और रोहन की जो है 5 है। इसी तरह अगर हम इनकी करंट करंट इनकम देखें, तो करंट इनकम ये देखेंगे। देखिए यहाँ पढ़ते हैं, इन द करंट फाइनेंशियल ईयर विराज इनकम हैज़ इंक्रीज बाय Q%, ओके, एंड रोहन हैज़ बीन R% इंक्रीज, और रोहन हैज़ बीन R%, ये दे रखा है। विराज की जो करंट इनकम है वो Q% से इंक्रीज होकर बन रही है और रोहन की जो करंट इनकम है वो R% से इंक्रीज होकर बन रही है, ओके। तो चलिए करते हैं। अगर हम Q की बात करें तो ये 12.5 दे रखा है। ये देखिए यहाँ जो Q की वैल्यू दे रखी है वो 12.5 दे रखा है। इसका मतलब ये 8 का इंक्रीज 12.5 पे करोगे डिवाइड बाई 100, यहाँ जीरो टाउ ये आ जाएगा। तो 25 25 125 और 25 चौको 100, मतलब यहाँ 40, 8 × 5 = 40, यहाँ 5 से 5, यहाँ मतलब 1 आ रहा है। इसका मतलब लास्ट इनकम से 1 का इंक्रीज हो रहा है करंट इनकम बनने के लिए विराज के लिए, तो यहाँ आ जाएगा 9। इसी तरह रोहन क्या हो रहा है, रोहन R% का इंक्रीज हो रहा है करंट इनकम बनने के लिए, तो R% मतलब 40%। तो अगर हम 5 का 40% निकालोगे, यहाँ देखिए काट दीजिए, 5 दूनी 10, यहाँ से 2, मतलब 2 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 5 से 7 बन जा रहा है करंट इनकम, ओके। अब देखते हैं हम लोग लास्ट एक्सपेंडिचर देखते हैं। अगर हम लोग लास्ट एक्सपेंस देखें वो कितना हो रहा है, आप देखोगे कि द रेशियो ऑफ द दियर मंथली एक्सपेंडिचर वाज P रेशियो N। P की जो वैल्यू दे रखी है वो 4 दे रखी है और N की जो वैल्यू दे रखी है वो 5 दे रखी है। बस यहाँ पर लिख दीजिए P रेशियो N है, तो P की वैल्यू हमने देखा वो 4 दे रखी है और N की वैल्यू दे रखी है वो 5 दे रखी है, ओके। अब क्या हो रहा है, अगर हम इसकी करंट इनका अगर हम करंट एक्सपेंडिचर देखें, करंट एक्सपेंडिचर देखें, वो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि एक्सपेंडिचर हैज़, यहाँ लिखा है एक्सपेंडिचर हैज़ गॉन अप बाई 2Q%, ओके। क्यू 2Q% मतलब क्यू की वैल्यू 12.5 थी, इसका मतलब लास्ट एक्सपेंडिचर से 25% अधिक हो जा रही है। मतलब अगर ये 4 थी तो इसका 25% अधिक कर दीजिए डिवाइड बाई 100, तो 25 चौको 100, 4 से 4 1 आ रहा है, मतलब 4 से 1 बढ़ जाएगी, मतलब ये 5 हो जा रही है। इसी तरह आप रोहन की देखोगे, रोहन की S% से इंक्रीज हो रही है। एस मतलब क्या हो रहा है हमारा, यहाँ देखिए आर के बाद एस, क्यू तो हमारा ये हो गया P 20% से। 5 का 20% निकालोगे आप तो क्या आएगा, 0 0 काट दीजिए, 2 मतलब 1, 1 का इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 5 से 6 हो जा रहा है, ओके। तो ये आप लोग देख लीजिए कि लास्ट इनकम इनकी ये हो गई, करंट इनकम ये हो गई, लास्ट एक्सपेंडिचर ये हो गया रेशियो, और करंट एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:6 हो गया। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा था।
अगर हम क्वेश्चन आगे पढ़ें, द करंट मंथली सेविंग ऑफ विराज एंड रोहन आर रिस्पेक्टिवली, अगर विराज की जो करंट सेविंग है वो यू है और रोहन की जो करंट सेविंग है वो वी है, तो यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, यू का देखोगे आप तो ये 58,000 दे रखी है और वी क्या है 24,000 है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें क्या होता है सेविंग का, अगर हम सेविंग निकालने का फॉर्मूला देखें तो सेविंग इज इक्वल टू होता है इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो करंट सेविंग हमारी हो जाएगी, देखिए, करंट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर। अगर ये बोले वैल्यू का हम अगर एक्स ले लें और इसको वाई ले लें, तो हम लोग को क्या निकालनी है, करंट सेविंग निकालनी है। तो अगर हमें करंट सेविंग निकालनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, करंट इनकम लेना पड़ेगा। करंट इनकम मतलब 9x, और हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर मतलब 5y, और ये कितनी दे रखी है, यू दे रखी है, यू मतलब 58,000 दे रखी है। इसी तरह आप रोहन की देखोगे, रोहन की करंट इनकम 7x है और करंट एक्सपेंडिचर जो है हमारा रोहन की वो 6y है, और ये वी के बराबर है मतलब 24,000 के बराबर है। बस इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना है। अगर दोनों इक्वेशन के वाई वाले पार्ट को बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 54x, और यहाँ कितना आ जाएगा 35x। जब इन दोनों को 54x में से, क्योंकि यहाँ माइनस लेंगे यहाँ प्लस लेंगे यहाँ माइनस लेंगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 19x। ओके, और यहाँ देखिए, यहाँ से आप लोग का आ जाएगा, यहाँ से अगर आप लोग निकालोगे 6 से इंटू करोगे तो 1 2 3 48 का ए 8 4 ये 3 34, तो इतना आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखोगे 1 2 3 जीरो, और बच्चों को 20 का जीरो, और 10 दोबारा ये आ जाएगा। यहाँ से माइनस करोगे 0 0 0 8 2 और 2 आ रहा है। ओके, यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू देखोगे यहाँ से आएगी 9 बढ़ जाएगा, और 18 मतलब 2 पाई जाएगा, बस ये आ जाएगा हमारा 12,000। एक्स की वैल्यू 12,000 आ जाएगी हमारी। देखिए एक्स की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें इक्वेशन 1 वाले में, तो ये देखिए 12 नहीं है 108 होता है, इसका मतलब 108 ट्रिपल ज़ीरो में से 5 ट्रिपल ज़ीरो घटाओगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 0 0 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5,000 आएगा, और ये 5 से डिवाइड कर दोगे तो इसका मतलब यहाँ 10,000 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी जो वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी 10,000। ओके, वाई की वैल्यू हमारी आ गई 10,000। अब इसमें एक केस और देख सकते हैं, वाइल मंथली सेविंग ऑफ रोहन लास्ट ईयर वाज टी। तो अगर हम इसको देखें कि रोहन्स लास्ट ईयर सेविंग, तो हम लोग को निकालना क्या है कि रोहन की सेविंग निकालनी है। तो रोहन की अगर हम सेविंग देखें तो मतलब लास्ट इनकम ये 5x है, और लास्ट एक्सपेंडिचर देखा है तो वो भी 5x 5y है। ओके, जो कि हो जाएगी हमारी, अगर यहाँ से 5 कॉमन लें तो x माइनस वाई हो जाएगी, और x माइनस वाई करोगे तो ये आ जाएगी हमारी, देखिए ये आ जाएगी 2,000, मतलब यहाँ से 5 से इंटू कर दोगे तो ये आ जाएगी 10,000। ओके, टी की वैल्यू जो आ गई वो 10,000 आ गई। तो आप देख रहे हो कि जब हमने स्टेटमेंट 1 की सभी वैल्यू को लिया, फिर उससे हम लोगों ने जब देखिए जो क्वेश्चन दे रखा था हमारा टी निकाला, तो वो वही सेम आ रहा है जो हमारा स्टेटमेंट 1 में था। ओके, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनली कंसिस्टेंट है। स्टेटमेंट 1 की वैल्यू लेकर हमने कैसे किया वो मैंने बता दिया। इससे हमारी टी की वैल्यू 10,000 आती है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब हमने वैल्यू स्टेटमेंट 1 की वैल्यू ली, MNPQRS UV की जब वैल्यू ली, उससे हमारी टी की जो वैल्यू निकली है वो 10,000 आई है, और स्टेटमेंट 1 में भी 10,000 आ रही थी। इसलिए ये क्या हो गया हमारा, इंटरनली कंसिस्टेंट हो गया। मतलब ये सही वैल्यू के लिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये सही है स्टेटमेंट। इसी तरह जब स्टेटमेंट 2 करोगे तो ये भी आपका सही आएगा। ओके, तो इससे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर ए हो जाएगा।
तो कथन 2 को आप लोग ट्राई करिएगा, जिस तरह हमने कथन 1 किया है इस तरह कथन 2 को ट्राई करिएगा, तो वो भी इसी तरह सेटिस्फाई करेगा सभी वैल्यू के लिए जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त किया जाता है तो राशि की गणना करें जब मूलधन 4,000 रुपये है, ब्याज की दर 22% प्रति वर्ष है और अवधि 1 वर्ष है। चलिए इसको करते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल दे रखा है वो 4,000 दे रखा है। रेट अगर हम रेट देख लेते हैं, पहले रेट जो दे रखा है वो 22% दे रखा है, लेकिन ये क्या है, ईयरली है। ओके, ये रेट ईयरली है और टाइम कितना दे रखा है, 1 ईयर दे रखा है। लेकिन हमें लेना कितना है, अर्धवार्षिक, मतलब हाफ ईयरली लेना है। अगर हमें हाफ ईयरली लेना है तो यहाँ से हमारा रेट जो आ जाएगा वो 11% आ जाएगा। ये जो 22% है ये 12 मंथ की है, हमें निकालनी कितनी है, 6 मंथ की निकालनी है, मतलब हाफ ईयरली। तो 6 दूनी 12 होता है, तो 2 से काट दोगे 11 हो जाएगा। ओके, इस तरह हमारा ये जो आर की वैल्यू आ गई वो 11% आ गई। इसी तरह आप देखो एक ईयर में 2 छमाही होती है, ये 2 हाफ ईयरली हो जाएगा, 2 हाफ ईयरली हो जाएगा। हमें अमाउंट निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। तो 2 हाफ ईयरली का जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा वो देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। देखिए 2 ईयर का डायरेक्ट अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, 11 इंटू 2 करते हैं तो ये 22 हो जाता है। फिर हम लोग पॉइंट लगाते हैं, फिर 11 गुणे 11 करते हैं, 11 में 121 होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 जीट लेते हैं, दशमलव के बाद 2 जीट लेते हैं, तो यहाँ से हम 1 को इधर भेज देते हैं। यहाँ से हमारा हो जाता है 23.21%। ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। यहाँ से जो हमारा अमाउंट आ जाएगा वो आएगा, ये 4,000 जो वैल्यू है हमारी वो 100% की वैल्यू है। हमें निकालनी कितनी है, 123.21% की। ये 100% है, यहाँ से परसेंटेज परसेंटेज उड़ जाएगा। यहाँ से आएगा ये डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव हटाना है, जी डबल जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ से 3 जीरो जो काट दीजिए, ऊपर ये 3 जीरो कट जाएगा। ये 2 दूनी 4 होता है, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो हमारे अमाउंट जो आ जाएगा इसको इंटू कर दीजिए, 24642। ओके, डिवाइड बाई 5। जब इसको 5 से डिवाइड करोगे अमाउंट को, यहाँ देखिए 5 5 को 20, 5 5 45 और 5 2 10, 5 8 40। ओके, 5 को 20। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज रिस्पेक्टेड ऑफ द स्टेटमेंट और गिवन बिलो। इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए पढ़ते हैं, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। 2 की पावर 10 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 11 फैक्टर्स। इसमें 2 चीज़ बोली गई है कि 2 की पावर 10 जो है वो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और उसमें जो गुणनखंड है वो ठीक 11 है। इसी तरह अगर हम कथन 2 पढ़ें तो 2 की पावर 11 सबसे छोटा धन पूर्णांक है, जिसमें ठीक 12 गुणनखंड हैं। इसी तरह थर्ड हमारा कथन कहता है कि 2 की पावर 12 सबसे छोटा धन पूर्णांक है, जिसमें ठीक 13 गुणनखंड हैं। तो एक एक स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें दे रखी हैं। एक तो सबसे छोटा धन पूर्णांक होना चाहिए और उसके जैसे कि इसमें 2 की पावर 10 है तो इसका जो गुणनखंड होना चाहिए वो 11 होना चाहिए। तो चलिए करते हैं इसको। तो अगर हम इसको करना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई नंबर है हमारा 12 है, अगर हमें इसका गुणनखंड लिखना है 2 इंटू 3, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3। ओके, इस तरह लिखेंगे। तो इसका मतलब इफ एनी नंबर जैसे कि n है वो, इसके अगर हम फैक्टर लिखना चाहें तो 1 इंटू P2 B इंटू P3 C। इसी तरह जितना जैसा नंबर होगा उस तरह चलता रहेगा ये। अगर हम इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालें, ये तो नंबर हो गया और इसके फैक्टर्स ये हो गए, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स देखें हम लोग तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, वो हो जाएगा a+1
b+1 और इसका c+1। इसी तरह ये चलता रहेगा आगे, जैसे जैसे फैक्टर हमारे होंगे। अब हम लोग लेते हैं अपना स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन क्या है हमारा, 2 की पावर 10 इज अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 11 फैक्टर। तो अगर हम स्टेटमेंट वन देखें, स्टेटमेंट वन, तो इसमें जो 2 की पावर 10 दे रखा है, तो अगर हम इसका नंबर ऑफ फैक्टर देखें, नंबर ऑफ फैक्टर, तो कितना हो जाएगा, 10+1 हो जाएगा, जो हो जाएगा 11। इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर इसमें एग्जैक्टली कितने हैं, 11। तो हम इसको बोल सकते हैं 2 की पावर 10 हैज़ एग्जैक्टली 11 फैक्टर। क्योंकि आप देख रहे हो 11 क्या है कि ये प्राइम नंबर है। 11 जो है कि प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर तभी पॉसिबल होता है, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर तभी पॉसिबल होता है, तभी पॉसिबल होता है जब नंबर का फॉर्म, नंबर का फॉर्म पी के, जब नंबर का फॉर्म पी की पावर के हो। तो यहाँ से अगर हम k+1 मतलब फैक्टर निकालें तो ये हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखें, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो होता है 2। अगर हम पी की जगह 2 रख दें, पी की जगह 2 रख दें और ये पावर की 10 करें, तो देखिए कितना हो जाता है हमारा 10। ये तो ये आता है 10 24। क्योंकि आप लोगों को पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर हमने 2 रखा, इससे क्या हो रहा है, ये जो हमारा था ना, ये 2 की पावर 10 दिया हुआ था, हमने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर रखने पर भी हमारा वही आ रहा है। इसका मतलब 2 की पावर 10 जो है, यहाँ पर देखिए ऊपर हमारा क्वेश्चन क्या रखा, 2 की पावर 10 दे रखा था, ठीक है। और हमने जब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर रखा, इससे छोटा प्राइम नंबर नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ 2 रखा, 2 की पावर 10 किया तो हमारा 10 24 आ गया। इसका मतलब ये जो है सबसे छोटा धन पूर्णांक हो गया हमारा 2 की पावर 10। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, क्योंकि देखिए इसमें जो गुणनखंड था, इसमें गुणनखंड ठीक 11 थे, ऊपर ये देखिए दे रखा है 11 फैक्टर थे इसमें। और क्या था, सबसे छोटा धन पूर्णांक यही होगा 2 की पावर 10। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर रखने के बाद 2 की पावर 10 आया, तो इसका मतलब यही हो गया हमारा सबसे छोटा धन पूर्णांक। इसका मतलब स्टेटमेंट वन जो है हमारा, स्टेटमेंट वन जो है वो ट्रू है, वो ट्रू है। अब स्टेटमेंट टू देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट टू की बात करें हम लोग, इसको देखते हैं। वो कितनी दे रखी है, 2 की पावर 11। 2 की पावर 11 दे रखी है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर देखें तो ये हो जाता है 11+1, जो कि हो जाता है 12। तो क्योंकि हम लोग को यहाँ दे भी रखा था, क्या इसमें ठीक 12 गुणनखंड हैं, हाँ, मतलब 2 की पावर 11 हैज़ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 12 फैक्टर, ये तो आ रहा है। अब हम लोग को देखना है 2 की पावर जो 11 है, क्या ये सबसे छोटा धन पूर्णांक है। तो हमारा जो स्टेप, इसको स्टेप वन बोल देते हैं हम लोग। हम लोग स्टेप टू देखते हैं। स्टेप टू पे हमें क्या देखना है, तो इसमें हमें चेक क्या करना है, क्या ये सबसे छोटा धन पूर्णांक है। यहाँ लिख लेते हैं, क्या ये सबसे छोटा धन पूर्णांक है। तो अब
अब हम लोग क्या करते हैं, 12 के फैक्टर कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब 12 के, कि 12 फैक्टर आया था, 12 के फैक्टर कॉम्बिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो अगर हम 12 को लिखें तो आप देख रहे हो 12 का जो फैक्टर हो जाएगा 12 × 1 हो जाएगा एक तो। ओके, तो इसमें जो फॉर्म हो जाएगी हमारी, तो इसमें फॉर्म देखिए p⁻11 ना। इसी तरह 12 को अगर हम लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग 6 × 2 लिख सकते हैं। इसकी जो फॉर्म हो जाएगी हमारी p⁻5 × q⁻1। ओके, इसी तरह हम 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। यहाँ से देखिए p⁻3 × q⁻2। एक कॉम्बिनेशन हमारा और बन सकता है, इसको लिखें तो हम लोग, ये हो जाएगा 3 × 2 × 2। यहाँ देखिए p की पावर बन जाएगा 2 और q⁻1 और r⁻1 बन सकता है। ये स्टेप हो गया हमारा 2 था ये। ठीक। अब हम स्टेप 3 देखते हैं हम लोग इसमें। अब स्टेप 3 में देखना है कि यार 2⁻11 सबसे छोटा धन पूर्णांक है कि नहीं। स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब हम सभी जो फैक्टर्स दे रखे हैं इन सभी केस में हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ क्या करने वाले हैं। हर केस में अब हर केस में स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। ओके, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसको स्मॉलेस्ट ऐसे लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट प्राइम प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यही सब लेकर हम लोग बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा देखा है p⁻11। p⁻11 को हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे छोटा हम लोग लिखे ले तो 2 आता है प्राइम नंबर हमारा। 2⁻11 करेंगे तो आप लोग जानते हो 2 की पावर 10 24 आया था वो। उसके बाद 10 24 आया था, उसको 2 से करेंगे तो 2048 आ जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा केस जब हमारा p⁻5 इंटू q⁻1 था। तो इस केस में हम क्या ले सकते हैं, p की जगह हम 2 रख लें प्राइम नंबर को, और q की जगह हम 3 रख लें प्राइम नंबर को। तो यहाँ से देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 8 8 16 16 32, मतलब 32। यहाँ 32 × 3 आएगा, तो ये आ जाता है हमारा 96। इसी तरह केस 3 देखते हैं, वो आता है p⁻3 × q²। p की जगह 2 रख दीजिए प्राइम नंबर, और q की जगह हम रख लें 3। तो यहाँ से निकालिए 8 × 9, ये हो जाएगा 72 हो जाएगा। एक केस हमारा और बचता है, एक केस हमारा बच रहा है p² × q⁻1 × r⁻1, ये हमारा बच रहा है। तो p की जगह हम 2 रखेंगे, तो और q की जगह हम 3 रखेंगे, और r की जगह हम 5 रखना पड़ेगा हमें प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे तो यह आएगा 4 × 15, 15 को 60 होता है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि 2⁻11 जो हमारा है, क्या वो सबसे छोटा धन पूर्णांक है? लेकिन नहीं, इससे भी छोटा हमारा कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। देख रहे हैं आप, इससे छोटा जो धन पूर्णांक आ रहा है हमारा वो 60 आ रहा है। इसका मतलब ये कथन तो गलत है जो कह रहा था कि 2⁻11 हमारा सबसे छोटा धन पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ देखिए इसका जो सबसे छोटा धन पूर्णांक आ रहा है वो 60 आ रहा है। तो ये कथन, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया। अब हम लोग स्टेटमेंट 3 देखते हैं। स्टेटमेंट 3 देखिए क्या कह रहा है। अगर हम यहाँ स्टेटमेंट 3 लिखें तो ये बोल रहा है कि 2⁻12 सबसे छोटा धन पूर्णांक है और उसके ठीक 13 गुणनखंड हैं। हम लोग करते हैं, तो 2 की पावर अगर हम 12 लिखें
तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ फैक्टर देखें हम इसमें, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ गुणनखंड, ये होता है हमारा फैक्टर्स, ये होता है 12+1। ये कितना हो गया, 13 हो गया। इसका मतलब 2 की पावर 12 हैज़ एग्जैक्टली 13 फैक्टर फैक्टर्स। ये तो हमारा सही आ रहा है कि इसमें ठीक 13 गुणनखंड हैं। बस हम लोग को देखना है क्या क्या 2 की पावर 12 जो है वो सबसे छोटा धन पूर्णांक है, ये चेक करना है हमें। स्टेप इसको 1 लिख लीजिए आप लोग। स्टेप 2 करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये सबसे छोटा धन पूर्णांक है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि 13 क्या होता है, एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम है। और इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 13 प्राइम नंबर है तो इसका जो फॉर्म होगा हमारा, फॉर्म होगा उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, p की पावर 12, जिससे इसका जो फैक्टर बनेगा वो 13 बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, वो होता है 2, है ना। अब हम 2 को क्या इसमें रखेंगे, p की जगह। तो 2 को अगर हम p की जगह रखेंगे तो ये 2 की पावर 12 हो जाएगा, जो कि ये हम लोगों ने देखा था 2048 आया था, तो ये 96 हो जाएगा, मतलब 4096 हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये देखिए 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये सबसे छोटा धन पूर्णांक हो जाएगा हमारा। तो स्टेटमेंट जो हमारा 3 है, वो भी हमारा स्टेटमेंट स्टेटमेंट जो हमारा 3 है वो हमारा ट्रू है। ओके, इसका मतलब 1 जो हमारा ट्रू है, सेकंड जो हमारा था वो गलत है, और थर्ड जो हमारा वो सही है ना। तो इसमें कौन सा सही है हमारा, स्टेटमेंट 1 और थर्ड, किंतु 2 असत्य है। इसका मतलब इसमें आंसर जो आ गया वो सी आ गया। एक बार मैं ये क्वेश्चन पूरा फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि इसमें बस ये बोल रखा था कि 3 स्टेटमेंट दे रखे थे। इसमें बस ये बोला था कि 2 की पावर 10 जो ये सबसे छोटा धन पूर्णांक है, उसके 11 गुणनखंड हैं। और स्टेटमेंट 2 में क्या बोला था, 2 की पावर 11 सबसे छोटा धन पूर्णांक है और उसके 12 गुणनखंड हैं एग्जैक्टली। जितना 2 की पावर 12 सबसे छोटा धन पूर्णांक है और उसके ठीक 13 गुणनखंड हैं। तो हम लोगों ने देखा कि नंबर कोई लिखते हैं, अगर हम उसके फैक्टर करते हैं तो ये होते हैं। अगर उसमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो हमारा ये आता है, नंबर ऑफ फैक्टर ऐसे निकाला जाता है। तो स्टेटमेंट जब हमने 1 देखा, इसमें हमने देखा 2 की पावर 10 जो है आ रहा है हमारा, उसमें एग्जैक्टली 11 फैक्टर आ रहे हैं। जो कथन हमारा पहला था उससे तो एक स्टेप हम कंप्लीट हो कर लिए कि उसमें 11 गुणनखंड हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करते थे कि जैसे कि अब इसमें 11 गुणनखंड हैं, मतलब जो कोई नंबर है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि उसमें किसी में 11 गुणनखंड हैं तो उसको फॉर्म में क्या लिखेंगे, p की पावर 11, है ना। उस नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे अगर उसके 11 गुणनखंड हैं। तो उसमें यही किया गया है, यहाँ पे यही किया गया है, क्योंकि इसमें 11 गुणनखंड है तो p की पावर k में लिखते हैं। तो क्योंकि हमें k की जगह में क्या लिखना है, 10 लिखना है। गुणनखंड जो हमारे 11 हैं, गुणनखंड 11 हैं, मतलब 10+1 करोगे यहाँ पर तो गुणनखंड 11 हो जाएंगे। इसको फॉर्म में किस लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, मतलब p की पावर 10 लिख सकते थे हम लोग। और हम लोग ने यहाँ देखा, यहाँ 2 था, हम लोगों ने यहाँ देखा कि स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, इसलिए हमने p की जगह 2 रखा। तो ये आ गया हमारा सबसे स्मॉलेस्ट धन पूर्णांक आ गया हमारा, जिसमें एग्जैक्टली 11 फैक्टर होंगे तो उसके लिए सबसे छोटा धन पूर्णांक जो होगा वो ये होगा। इसलिए यही ये दोनों इसी में कह रहा था कि 2 की पावर 10 सबसे छोटा धन पूर्णांक है, इसलिए सही हो जाता था। इस तरह स्टेटमेंट 2 बोला था कि 2 की पावर 11 क्या सबसे छोटा धन पूर्णांक है और क्या इसमें ठीक 12 गुणनखंड है। तो हमने गुणनखंड देखा तो 12 आ रहे थे, तो मतलब एग्जैक्टली इसमें 12 गुणनखंड तो आ रहे थे। जब उन्होंने आगे बढ़ा तो स्टेप हमने टू देखा निकालने के लिए कि क्या सबसे छोटा धन पूर्णांक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि देखा हम लोगों ने इसमें 12 फैक्टर आ रहे थे, 12 फैक्टर्स आ रहे थे। तो ये 12 फैक्टर्स का जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा था, उसमें जैसे कि 11 फैक्टर्स थे तो उसमें जो कॉम्बिनेशन बन रहा था हमारा p की पावर 10 बन जा रहा था। तो इसमें देखिए हमारा जो अगर 12 फैक्टर थे, जब 11 फैक्टर थे तो हमारा p की पावर 10 बन गया, लेकिन जब 12 फैक्टर थे उसमें देखिए क्या क्या बन रहा था, p की पावर 11, p की पावर 5 इंटू q की पावर 1, इसी तरह p की पावर 3 इंटू q की पावर 2, इस तरह p की पावर 2 q की पावर 1 r की पावर 1, ये बन रहा था। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि हर केस में हम लोग स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर रख के देखेंगे,
मतलब स्मॉलेस्ट नंबर निकालने की कोशिश करेंगे हर केस में। हम लोगों ने क्या किया कि जो प्राइम नंबर हम लोग लिया, पी की जगह हमने P2 रखा, क्यू की जगह हमने 3 रखा और आर की जगह हमने 5 रखा। इससे हमें जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आया, इससे जो हमारा स्मॉलेस्ट धन पूर्णांक आया वो 60 आ गया, जो कि इसमें ऐसा नहीं बोला है, इसलिए कथन हमारा 2 गलत हो गया। फिर हम लोग कथन 3 पे गए। उसमें बोला था कि 2 की पावर 12 क्या एक सबसे छोटा धन पूर्णांक है, क्या क्या इसमें ठीक 13 गुणनखंड हैं? तो इसमें 13 गुणनखंड तो आ रहे थे हमारा। इसका मतलब एक स्टेप तो हमारा सही हो गया। स्टेप 2 हमने देखा कि हम 13 क्योंकि प्राइम नंबर है तो उसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उस नंबर को P की पावर 12 फॉर्म में। और सबसे छोटा अगर हम प्राइम नंबर देखें 2 होता है तो उसको हम लिखेंगे, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा धन पूर्णांक हो गया हमारा। इसका मतलब स्टेटमेंट 3 में हमारा ट्रू हो गया। तो इससे हमें स्टेटमेंट 1 सही हो गया हमारा, स्टेटमेंट 3 सही हो गया, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, इसलिए हमारा आंसर सी हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, पॉज करके इंग्लिश वाला पढ़िए तो मैं हिंदी वाला पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी में समझाना है। इसमें बोला है कि ए बी सी की टीम को एक कार्य पूरा करना था। अकेले कार्य करने पर ए उस कार्य को 190 घंटे में पूरा कर सकता था, बी उस कार्य को 285 घंटे में पूरा कर सकता था, जबकि सी उस कार्य को 342 घंटे में पूरा कर सकता था। तीनों ने निर्णय लिया कि किसी भी समय तीनों में से केवल एक ही काम करेगा। 3 दिनों के पहले चक्र में ए ने पहले दिन 2 घंटे कार्य किया, बी ने दूसरे दिन 2 घंटे काम किया। इसी तरह चलता गया, सी ने भी 2 घंटे काम किया। जब 3 दिन के दूसरे चक्र जब स्टार्ट हुआ, मतलब 3 दिन तक मतलब इन्होंने एक एक करके काम किया। उसके बाद अलग अगला जो चक्र हमारा स्टार्ट हुआ, ए ने उसमें 4 घंटे काम किया, फिर बी ने भी 4 घंटे काम किया, फिर अगले दिन सी ने 4 घंटे काम किया। इसी टाइम जब ये चक्र पूरा हो गया तो ये तीसरा चक्र हमारा स्टार्ट हुआ, तो ए ने उसमें मतलब वो तीसरा जब चक्र जब हमारा स्टार्ट हुआ तो उसमें ए ने पहले दिन जो काम किया वो 6 घंटे काम किया। बी ने क्या किया कि उसने दूसरे दिन 6 घंटे काम किया, मतलब तीसरे चक्कर में। सी ने तीसरे दिन मतलब तीसरे चक्कर में तीसरे दिन 6 घंटे काम किया। यह तब तक जारी रहा जब तक कि कार्य पूरा ना हो गया। चक्र एन में प्रत्येक व्यक्ति 2n घंटे कार्य किया। यदि आवश्यक हुआ तो अंतिम चक्र में एकमात्र अपवाद आया होगा। कार्य चक्र के मध्य मध्य में पूरा हो सकता था। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे? टोटल नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है। तो जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क का हम लोग बेसिक क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग लिखते हैं एक साइड टाइम लिखते हैं, एक साइड टाइम लिखते हैं और एक साइड इफिशियंसी लिखते हैं। इफिशियंसी लिखते हैं और हम लोग क्या लिखते हैं कि जैसे कि ए जो था हमारा, ए ने जो 190 घंटे काम किया, बी ने 285 घंटे काम किया, इसी तरह सी ने जो काम किया है वो 342 घंटे काम किया है। अगर हम इनका एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम लोगे आप, तो आप अगर एलसीएम लीजिएगा, ये आएगा 1710। एलसीएम लोगे तो 1710 आएगा। ये 1710 को 190 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 9। इसका मतलब ए की जो इफिशियंसी हो गई वो आ गई 9। 1710 को 285 से डिवाइड करते हैं तो हमारी जो इफिशियंसी आती है वो आती है 6। इसी तरह अगर हम जब 1710 को 342 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो इफिशियंसी आएगी वो आएगी 5। ओके, आप लोग डिवाइड करके देखिएगा। तो इफिशियंसी ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 9, बी की 6 और सी की हमारी 5 हो जाएगी। तो ये एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी तीनों की। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे आप लोग, टोटल वर्क पहले चक्र में देखेंगे तो आप पहले 3 दिन में एक चक्र हो रहा था, तो उसमें तीनों दिन में इनकी जो इफिशियंसी थी तीनों की वो कितनी थी 20। इसका मतलब पहले चक्र में इन्होंने 20 की इफिशियंसी से काम किया तीनों ने, और प्रत्येक ने 2-2 घंटे काम किया, तो इंटू 2 कर देंगे हम लोग। ओके, फिर क्या होता है हम लोग, ये लोग 4 घंटे काम करते हैं और 20 की इफिशियंसी से। इसी तरह अगले चक्र में ये लोग क्या करते हैं, 6 घंटे कार्य करते हैं और 20 की इफिशियंसीज करते हैं, है ना। इसी तरह आप देखोगे ये बढ़ता जाता है और टोटल वर्क जो हमारा हो जाता है वो होता है हमारा 1710। कितना बचता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखना चाहें तो 19 गुणे 19 नहीं है 171, मतलब
19 इंटू 90 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि अगर हम 20 कॉमन ले लें तो यहाँ से आएगा 2 + 4 + 6, और ये चलता रहेगा हमारा इवन नंबर का सीरीज, और ये हमारा 19 इंटू 90 ये आता है। अगर हम फॉर्मूला देखें सम ऑफ द इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है n+1, ये तो सबको पता है। जब हम 20 को उस साइड भेजेंगे तो नंबर ऑफ आवर्स जो हमारे हो जाएंगे वो देखिए 2 + 6 प्लस डैश डैश डैश, जब इसको भेजो 0 0 काट दीजिए, ये आएगा हमारा 85.5, कितने आवर्स आ जाएंगे। जब हम इसको 8 टर्म्स करेंगे तो 8 9 72, तो ये लगभग, आप देखिए इसको, फॉर 8 टर्म्स जो इसका सम आएगा, सम आता है 72 आता है, जो कि इससे कम है। अगर हम इसमें और 9 टर्म देखें, जो हमारा सम आएगा इसका, वो आप देखोगे 90 आ जाता है हमारा, तो मतलब इससे ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब हमारा 8 चक्कर जो हमारा, वो मतलब 8 साइकिल जो है कंप्लीट होगा, क्योंकि देखिए जो आवर्स आ रहा है इससे कम आ रहा है। इसका मतलब इसमें हम लोग 8 कंप्लीट साइकिल लेंगे, 8। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हमने देखा है, ये 2 + 6 प्लस इसी को 8 बार लिखने के बाद उनका सम कर देंगे। जैसे कि हमारा सम लिखने के लिए n+1 करा हमने, तो 8 टर्म्स है तो 8 इंटू 9 किया हमने तो 72 आ गया। इसी तरह 9 इंटू 10 किया तो हमारा 90 आ गया, जिससे हमें पता चल गया कि हमारा 8 जो टर्म्स हैं, मतलब 8 चक्कर जो है हमारे, वो कंप्लीट करने ही होंगे हमको, क्योंकि 72 आ रहा है, इससे कम आ रहा है। 9 कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 90 आ जा रहा है, इससे ज़्यादा आ जा रहा है। इसका मतलब 8 जो है हमारा कंप्लीट करना पड़ेगा, 8 कंप्लीट साइकिल्स आर डन। ओके, इतने में कंप्लीट करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या होगा। आप लोग देखोगे कि वो जो हमारी, ये जो हम लिख रहे थे सीरीज 2 + 4 + 6 + 8 टर्म तक कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। 8 नंबर टर्म निकालने के लिए हम लोग T8 लिखेंगे। ए जो हमारी 2 है प्लस n-1, 8 - 1 करेंगे 7 आएगा, इंटू 2 करेंगे। यहाँ देखोगे आप लोग 7 14 16, 8th टर्म जो होगा हमारा यहाँ 16 होगा। यहाँ तक तो जो हो गया हमारा, वो 8 साइकिल में काम हो गया हमारा, 8 साइकिल, 8 साइकिल में काम। इसमें 9वें साइकिल में जाने के लिए हम लोग इसमें एक्स और जोड़ देते हैं, इतना काम, तो ये टोटल काम हो जाएगा 1710। ये 8 साइकिल तक काम हमारा इतना हो गया, मतलब 2 से 16 तक। जैसे कि पहले पहले साइकिल में 2 घंटे 4 घंटे, फिर तीसरे साइकिल में 6 घंटे, इसी तरह 8वें साइकिल में हम लोग 16 घंटे तक काम कर रहे हैं एक दिन में। तो हमारा 9वां साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कंप्लीट हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमने इसको एक्स लिख दिया। इतना काम, मतलब इतना काम शेष और करेंगे 9वें साइकिल में, तो हमारा 1710 काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा तो ये एपी सीरीज होती है। एपी सीरीज में 8 टर्म निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं a+n-1 इंटू डी। डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे कि 4 और 2 में जो कॉमन डिफरेंस 2 है, 4 और 6 में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, तो हम डी की जगह 2 रख दिया हमने। एन जो है वो 8 होता है, एन की जगह हमने 8 रख दिया, जितना नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और ए जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो एपी सीरीज में वो टर्म्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये 20 और इंटू ये आवर्स देख रखे हैं, इनको ऐड किया हम लोगों ने, तो 20 इंटू हम लोग को इनको ऐड करके, इनको ऐड सबको ऐड करोगे तो आप लोगों ने देखा कि कितना आ रहा है हम लोग का, यहाँ हम लोग निकाला ये 72 आ रहा है, 72 घंटे आ रहे हैं। तो 20 में से हम लोग इफ़िशियंसी जो 20 आई हमारी तीनों की, उसमें 72 घंटे जो है इसको माइनस इंटू करोगे, 72 घंटे को इंटू करोगे, उसके बाद ये देखिए प्लस बचे हुए काम, और ये 1710 जो हमारा है ये टोटल काम ये बचेगा। यहाँ से इन दोनों देखोगे तो यहाँ से आता है 100 मतलब 1440, तो 1440 आएगा, तो इसको माइनस कर दिए 1440 को, इन दोनों को इंटू करोगे तो 1440 आता है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी आप देखोगे 0, यहाँ से 6 1 7 और ये 2, मतलब 270 आ जा रही है। इतना काम और बच रहा है, इतना इतना काम और बच रहा है।
इतना काम हम लोग को और बच रहा है। इसका मतलब हम लोग को इतना काम करने के लिए 8 साइकिल तो हमारा कंप्लीट हो गया। इतना काम करने के लिए अब हम लोग को 9वें साइकिल में जाना पड़ेगा, और ए को पहले हम लोग को 18 घंटे काम कराएंगे, बी को 18 घंटे काम कराएंगे, फिर देखेंगे हम लोग कि ये 270 काम कब कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए करते हैं। नाउ लिख लेते हैं पहले हम लोग। नाउ इन 9 साइकिल ईच, ये 9वें साइकिल में ईच कितना काम करेगा, क्योंकि 16 देखिए 8वें चक्कर में 16 घंटे तक पहुंच गए हम लोग। इसका मतलब 9वां चक्कर जो स्टार्ट होगा उसमें हम सब हर एक पर्सन 18-18 घंटे काम करेगा। तो ईच ऑफ देम विल वर्क फॉर 18 आवर्स। तो 9 साइकिल का जो हमारा फर्स्ट डे होगा, डे फर्स्ट, इसमें ए क्या काम ए करेगा 18 घंटे, और ए की एफिशिएंसी हमने देखा कि पीछे हम लोगों ने निकाली थी 9 की एफिशिएंसी से 18 घंटे काम करेगा, तो टोटल यहाँ लिख लेते हैं 9 इंटू 18 कर दीजिए। तो यहाँ आप देखोगे तो 18 नहीं 162 होता है, तो ये हमारा आ जाएगा। इतना काम ए ने कर दिया पहले दिन, 9वें साइकिल के पहले दिन इतना काम कर दिया। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा आप लोग देखोगे यहाँ पर, रिमेनिंग वर्क देखिए हम लोग, वो कितना बचा, 270 टोटल बचा था हमारा, और 162 ए ने कर दिया, तो हमारा रिमेनिंग जो बचा है वो आप देखोगे 108 बचेगा। अब 108 को क्या करेगा, 18 घंटे काम करके बी करेगा। इसका मतलब 9वें साइकिल का डे 2 आया, उसमें क्या हुआ कि बी ने काम करना स्टार्ट किया और 18 घंटे काम किए। और किस एफिशिएंसी से किया, बी ने 6 की एफिशिएंसी से किया काम। तो 6 की एफिशिएंसी से 18 घंटे बी ने काम किया, तो 18 छक्का 108 होता है ना, 108 होता है। इसका मतलब दूसरे दिन बी ने जब 6 की एफिशिएंसी से 18 घंटे काम किया, तो हमारा टोटल काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि 18 काम बचा था हमारा, और बी ने क्या किया 18 घंटे काम करके 6 की एफिशिएंसी से वो भी कर दिया। इसका मतलब 9वें सर्कल में 2 दिन और काम हुआ, है ना। इसका मतलब 9वें सर्कल में 2 दिन और काम हुआ, और 8वें सर्कल तक कितना काम हुआ, कितने दिन काम हुआ वो देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज देखें, टोटल नंबर ऑफ डेज देखें हम लोग। जब हम लोग 8 दिन तक हम लोगों ने काम, 8 साइकिल तक जब काम हुआ, तो उसमें क्या हुआ, एक दिन में 3, एक साइकिल में 3 दिन हो रहे थे। इसका मतलब 8 साइकिल में कितना हो जाएगा हमारा, इंटू 3 करना पड़ेगा, और प्लस 9वें साइकिल में 2 दिन और। तो आप देख रहे हो 8 पे 24 प्लस 2, हमारा कितना आ गया 26। तो ये हमारा 26 किस में है, हमारा 26 डी में है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा डी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि इसमें मैंने बहुत टाइम लिया समझाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अब पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में आप लोगों को समझाऊंगा। अ शॉप सेल्स ओनली स्टीम्ड मोमोज एंड फ्राइड मोमोज। 2 तरह के मोमोज बेच रहा है, एक स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज। On a particular day, the ratio of the number of steamed momos and fried momos sold from the shop was 5:4. How many steamed momos were sold from the shop on that day? Which one of the following correct है respectively? 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, और इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। हम लोग हिंदी वाला पढ़ते हैं। एक दुकान केवल स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज बेचती है। किसी विशेष दिन उस दुकान से बेचे गए स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज की संख्या का अनुपात 5:4 था। उस दिन दुकान से कितने स्टीम मोमोज बेचे गए। अब आप लोग को 2 कथन दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। यदि स्टीम मोमोज की संख्या दोगुनी होती, तो उस दिन बेचे गए स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज की संख्या का अनुपात 5:2 होता। पहले स्टेट में हमें ये निकालना है कि अगर हम उसकी संख्या को, स्टीम मोमोज की संख्या को दोगुनी कर दें, तो उसका जो अनुपात आएगा 5:2 आएगा, ये निकालना है। कथन 2 हमारा बोल रहा है कि यदि बेचे गए फ्राइड मोमोज की संख्या कम से कम 13 अधिक होती। ओके, इस पे ध्यान देंगे हम लोग। कम से कम 13 अधिक होती, इस पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। कम से कम 13 अधिक होती, जबकि बेचे गए स्टीम मोमोज की संख्या समान रहती, तो बेचे गए फ्राइड मोमोज संख्या बेचे गए स्टीम मोमोज संख्या से
अधिक होती, ये बोला गया है हमारा। तो चलिए करते हैं हम लोग, ये 60 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है। तो वन साइड हम लोग लिखते हैं स्टीम मोमोज, वन साइड हम लिखते हैं फ्राइड मोमोज। तो पहले जो हमारा रेशियो दे रखा था, दुकान में बेचे गए स्टीम और फ्राइड मोमोज की संख्या का अनुपात 5:4 दे रखा था। ये तो हम लोग को पता है 5:4 दे रखा है। अब स्टेटमेंट वन देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट हमारा वन क्या कहता है? स्टेटमेंट 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 फर्स्ट। स्टेटमेंट वन वही बोल रहा है कि अगर हम स्ट्रीट मोमोज की संख्या का दुगना कर दें, स्ट्रीम में क्या है हमारा 5, 5 × 2 कर दें, ओके, और तो उस दुकान में बेचे गए स्टीम मोमोज और फ्राई मोमोज संख्या का अनुपात 5:2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 4 होगी। यहाँ से अगर आप 2 से 2 काट दीजिए तो यहाँ से जो इसका रेशियो आ जाएगा 5:2 हो जाएगा, जो कि यहाँ 5:2 देगा। इसका मतलब स्टेटमेंट वन तो सही है। स्टेटमेंट वन तो यहाँ ऐसे तो सही आ रहा है। अब स्टेटमेंट टू देखते हैं हम लोग। इसको स्टेटमेंट सेकंड बोलें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यही बोल रहा है कि यदि बेचे गए फ्राइड मोमोज संख्या कम से कम 13 अधिक होती, जबकि बेचे गए स्टीम मोमोज की संख्या समान रहती। तो यहाँ पर फ्राइड मोमोज जो बोल रहा है वो 4 थी, इसमें 13 अधिक होती, 4x + 13 13 लिख देते हैं। एंड और जो स्टीम मोमोज है उसकी संख्या समान रहती, मतलब ये तो 5x थी स्टीम मोमोज। तो बेचे गए फ्राइड मोमोज संख्या बेचे गए स्टीम मोमोज संख्या से अधिक होती, ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि एट लीस्ट, यहाँ हम लोगों ने देखा था कम से कम, एट लीस्ट 13 मोर। इसमें और क्या बोल रहा है कि बेचे गए फ्राइड मोमोज संख्या स्टीम मोमोज संख्या से अधिक है। इसका मतलब ये फ्राइड मोमोज संख्या 13 ये अधिक है ये 5x से। और हम लोग को यहाँ इक्वल भी लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एट लीस्ट 13 मोर बोला है, ओके, या 13 हो या इससे ज़्यादा हो, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ इक्वल भी लगा दिया। यहाँ से हम लोग करें 5x < 4x + 13। यहाँ से अगर हम 4x को उधर भेजें, यहाँ से x < 13 आ जाता है। तो क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि उस दिन दुकान में कितने स्टीम मोमोज बेचे गए। तो क्योंकि यहाँ पर कितने स्टीम मोमोज बेचे गए, इसका मतलब हमें एग्जैक्ट डाटा पूछ रहा है। और यहाँ से आप देख रहे हो कि ये x क्या आ रहा है, < 13 आ रहा है। तो हमें निकालना क्या है, अगर हम लिख लें, हमें जैसे हमें पूछ रहा है कि हमें निकालना है स्टीम मोमोज, मोमोज की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। एग्जैक्ट संख्या बोल लेते हैं, संख्या क्योंकि पूछा है संख्या चाहिए। और क्योंकि आप देख रहे हो कि स्टीम मोमोज जो हैं वो कितने हैं, 5x हैं। अब क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और ऐसे ऐसे 13 हो सकती है। तो इतनी वैल्यू हमारी हो सकती है। इसका मतलब हम यहाँ से हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता चलेगी स्टीम मोमोज की। एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। ये जो x की < 13 आया है, इससे तो हमें क्या मिलेगा, स्टीम मोमोज की एक लिमिट मिलेगी कि इस लिमिट से इस लिमिट तक की हमें बेची गई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है। तो क्योंकि हमें स्टेटमेंट वन देखा, इससे तो हमें एक रेशियो मिला, इससे हमें कोई भी लिमिट का पता नहीं चल रहा है स्टेटमेंट वन से। सिर्फ क्या पता चल रहा है कि रिलेशन है, कि स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज में एक रिलेशन से पता चल रहा है ना। और स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, बस वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू वो 13 से कम है, 13 से कम और इक्वल है। इसका मतलब दोनों जो हमारे स्टेटमेंट हैं वो आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसमें यही बोला गया कथन एक और कथन दो दोनों में दिए गए डेटा प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ओके, इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ सकता है। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। एक विशेष दिन डैनी, एडविन और फहीम में से प्रत्येक ने अपनी अपनी दुकान से 3 प्रकार के पेन बेचे। संयोगवश उनमें से प्रत्येक ने समान संख्या में टाइप, यहाँ ए हो जाएगा, टाइप ए के पेन
समान संख्या में टाइप बी के पेन और समान संख्या के टाइप सी के पेन बेचे। हालांकि बेचे गए, देखिए पीछे सही भी लिखा होगा, देखिए यहाँ पर देखिए टाइप ए लिखा है, आइडेंटिकल नंबर ऑफ पेन्स टाइप ए, आइडेंटिकल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ टाइप बी। तो हम लोगों ने यहाँ पर सही कर लिया। ओके, इसको एक बार हम लोग फिर पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सही कर लिया हम लोगों ने। यह संभव है कि डैनी ने टाइप ए के प्रत्येक पेन को 2 रुपये के लाभ पर, बी के प्रत्येक पेन को 1 रुपये की हानि पर, टाइप सी के प्रत्येक पेन को 12 रुपये की हानि पर बेचा और कुल 8 रुपये का लाभ अर्जित किया। एडविन ने टाइप ए के प्रत्येक पेन को 2 रुपये के लाभ पर, टाइप बी के प्रत्येक पेन को 6 रुपये की हानि पर और टाइप सी के प्रत्येक पेन को 6 रुपये की हानि पर बेचा और कुल 14 रुपये का लाभ अर्जित किया। और फ़हीम ने टाइप ए के प्रत्येक पेन को 1 रुपये के लाभ पर, टाइप बी के प्रत्येक पेन को 1 रुपये के लाभ पर और टाइप सी के प्रत्येक पेन को 3 रुपये की हानि पर बेचा, कुल 27 रुपये का लाभ अर्जित किया। और कारण दे रखा है कि 3 संभावित रैखिक समीकरण बनाने और हल करने पर हम पाएंगे कि हमें एक द्वितीय समाधान मिलता है। देखिए ये अभी कथन है और ये हमारा एक कारण मिलेगा कि हमें 3 समीकरण बनेंगे और उसका एक अद्वितीय आंसर होगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम लोग को सबसे पहले हम लोग अगर देखें, इसमें गिवन जो हम लोग को गिवन है वो लिखते हैं। गिवन है कि एक हमारे डैनी है और एक एडविन है। एडविन को ई से कर देते हैं, ई से स्पेलिंग होगी इसकी। और एक है हमारे फ़हीम जो एफ से। वो 3 प्रकार के पेन बेच रहे हैं, ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। ये 3 टाइप के पेन है। ए टाइप के पेन जो है वो तीनों के सेम है, वो एक्स मान लेते हैं। बी टाइप का पेन भी तीनों सेम है, उसको वाई मान लेते हैं। सी टाइप के पेन जो है वो भी सेम है, इसको हम लोग जेड मान लेते हैं। इसका मतलब आप यहाँ अगर लिखना चाहें ए टाइप के कितने पेन हो गए, बी टाइप के और सी टाइप के। ए टाइप के आप देखोगे 3 पेन हो गए, एक्स 3x हो जाएगा। बी टाइप के 3y और सी टाइप के 3z, ये पेन हो गए। अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, उसको पढ़ते हैं और एक एक करके करते जाते हैं। हम लोग ने अभी तक यहाँ ये देखा कि हमारे डैनी थे, एडविन थे और फ़हीम थे। उन्होंने क्या ए टाइप के सेम तरह के पेन बेचे थे, बी टाइप के सेम थे उनके और सी टाइप में तीनों के सेम थे। अब हम लोग अपना अभिकथन पढ़ते हैं कि डैनी ने ए के प्रत्येक पेन को 2 रुपये के लाभ पर, बी के प्रत्येक पेन को 1 रुपये की हानि पर और सी के प्रत्येक पेन को 12 रुपये की हानि पर बेचा और कुल 8 रुपये का लाभ अर्जित किया। इसको लिखते हैं, ए ने क्या किया 2 रुपये के लाभ पर, इसका मतलब ए का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और क्या हुआ, टाइप बी के प्रत्येक पेन को 1 रुपये की हानि पर, मतलब माइनस वाई लिखेंगे। इसी तरह क्या किया है कि टाइप सी के प्रत्येक पेन को, ये हम डैनी की बात कर रहे हैं, ये डैनी की इक्वेशन बन रही है, डैनी की बात कर रहे हैं। डैनी ने क्या किया था, टाइप ए के प्रत्येक पेन को 2 रुपये के लाभ पर और बी टाइप के पेन को 1 रुपये की हानि पर और सी टाइप के पेन को 12 रुपये की हानि पर बेचा, मतलब 12z। और ये टोटल जितना आ रहा था हमारा 8 आ रहा था, इसको हम लोग समीकरण 1 बोल देते हैं। इसी तरह जब हमने बात की, ये तो हो गए हमारे डैनी हो गए। अब हम एडविन की बात करें तो एडविन ने ए टाइप के प्रत्येक पेन को 2 रुपये के लाभ पर, जो हमारे एडविन है, ये एडविन तो हम लोग ई से बोलते हैं। एडविन जो थे 2 रुपये के लाभ पर और बी टाइप के प्रत्येक पेन को 6 रुपये की हानि पर, 6 रुपये की हानि पर और सी टाइप के पेन को 6 रुपये की हानि पर बेचा, एग्जैक्ट। और ओवरऑल इनको जो कुल लाभ हुआ वो हुआ 14 रुपये का, ये हो गया 14। यहाँ से समीकरण 2 बन गया। इसी तरह हमारे जो दो फ़हीम थे, फ़हीम ने टाइप ए प्रकार के पेन को 1 रुपये के लाभ पर बेचा। ओके, फिर क्या किया, टाइप बी के प्रत्येक पेन को 1 रुपये के लाभ पर बेचा, ठीक है। इसी तरह टाइप सी के प्रत्येक पेन को 3 रुपये की हानि में बेचा, तो इसको हम 3z बोल देंगे। और ओवरऑल इनका जो लाभ था 27 था, इसको हम लोग 27 बोल देते हैं यहाँ पर। ये हो गया समीकरण 3। तो ये हो गया अभिकथन 3 से हमारा ये पूरा 3 हमारे समीकरण बन गए हैं। अब इन तीनों समीकरणों को जब हम लोग हल करते हैं, क्योंकि देखिए जब तीनों समीकरणों को हल करने पर हम पाएंगे इसका एक अद्वितीय समाधान है, मतलब ये तीनों समीकरण हल हो जा रहे हैं, तो इसमें ये बोला है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 देख लीजिए और समीकरण 3 देख लीजिए। इसमें क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 3 में
दो का गुणा कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, इनको आपस में घटा देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 2x माइनस 6y माइनस 6z इजक्वल टू 14। इसी तरह जब इसमें 3 में 2 का इंटू करोगे तो ये 2x आ जाएगा, प्लस 2y आ जाएगा, और माइनस 6z आ जाएगा। यहाँ से आप देखोगे ये 54 आ जाएगा, 27 54 होता है। इनको आपस में आप माइनस कर दोगे तो आप देखोगे ये कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 8y इज इक्वल टू, और 14 इसमें हटा दोगे तो ये माइनस का 40 आ जाएगा। 8.40 होता है, तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखिए समीकरण एक में क्या करते हैं, समीकरण एक में ये जो 5 आई वाई की वैल्यू उसको रख दीजिए। जब इसमें रखोगे तो आप आ जाएगा एक में, जब इसमें रखोगे तो देखिए वाई जब 5 रख के इधर भेजोगे तो 8 5 13 हो जाता है। इसका 2x माइनस 12z इजक्वल टू 13 हो जाएगा। इसी तरह समीकरण दो में, इसमें समीकरण दो लेते हैं, उसमें वाई की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए 6 5 30 होता है, और 30 को इधर भेजोगे तो 44 हो जाएगा, प्लस का 44 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2x माइनस 6z इज इक्वल टू 44। बस इन दोनों क्या करो, आपस में घटा दो। यहाँ से घटाइए, इसी यहाँ आएगा माइनस का 6z, और यहाँ से आएगा, आप जब इसको घटाओगे तो यहाँ से माइनस का 31 आ जाएगा। तो आप देख लो जेड की वैल्यू जो आ रही है 31/6 आ गई, 31/6 आ गई। अब क्योंकि ये जेड की वैल्यू क्या आ गई, ये क्योंकि ये पेन है हमारी, सी टाइप का पेन है हमारा ये जेड, और ये क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ गई है, क्योंकि आप देख रहे हो ये फ्रैक्शन में आ गई है। क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गई है, अगर यहीं से आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ देखिए आप रख के देख लीजिए, जब इसमें रखोगे आप तो देखिए 6 से 6 कट जाएगा तो 31, इधर भेजोगे तो माइनस का 71 बचेगा। जब इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 75, 75/2 आ जाएगी। ये भी देखिए एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई। तो यहाँ से अब क्या समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर हम कोई पेन बेच रहे हैं तो हम वो पूरा पेन बेचेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि 2 पेन और प्लस आधा पेन बेच देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। इसका मतलब यहाँ पर यही तो हो रहा है, 6 5 30, तो 5 पेन तो हम बेच रहे हैं, प्लस 1/6 ये पेन, और 1/6 पेन कुछ होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू इन्होंने दे रखी थी, इससे क्या हो गया कि हमारा जो पेन आ रहा है वो 31/6 आ रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये अभिकथन एक गलत हो जाएगा। इससे हमारा आंसर नहीं निकल रहा है, ओके, क्योंकि हमें पेन की संख्या नहीं बदल रही है। लेकिन हो क्या रहा है, आपने ये देखा होगा कि ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है, हमें वाई की वैल्यू पता चल गई, एक्स की वैल्यू पता चल गई, और जेड की वैल्यू पता चल गई। इससे क्या हो रहा है कि ये जो 3 समीकरण भी बन रहे थे हमारे, और ये इनका अद्वितीय समाधान भी था। इसका मतलब हमारा जो कारण है ना, कारण तो सही है, कारण सही है, लेकिन अभिकथन जो है वो गलत है, क्योंकि इस अभिकथन से हमने किया और ये हमारी क्या आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। और पेन हमने जैसे आप लोग को बताया मैंने, पेन क्या होता है, पेन की क्वांटिटी एक हो सकती है, दो हो सकती है, 2 पेन हो सकते हैं, 3 पेन हो सकते हैं। अब 2.5 अगर हम कहें या 5.6 पेन कहें, ये तो नहीं हो सकता ना, इसलिए अभिकथन एक गलत है। बस यहाँ पर यही हुआ है। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं, इसमें बी वाला पढ़ते हैं हम लोग। बी वाला देख रहे हो, अभिकथन ए सत्य असत्य है और कारण आर सत्य है। इसका मतलब 3 इक्वेशन थी, उनके अर्थी आंसर तो थे, इसका मतलब हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने यहाँ से अभिकथन उठाया, यहाँ से 3 समीकरण बनाए थे, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, और हमारी जो पेन आ रही थी वो क्या आ रहे थे, हमारे फ्रैक्शन में आ रहे थे, और पेन जो कभी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, इसलिए ये अभिकथन हमारा ए गलत था। हमारी जो इक्वेशन दे रखी है उसके आदती मान आ रहे हैं, इसलिए ये आर जो हमारा सही है, रीज़न हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अब ये 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसको पढ़िए, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक बैंक में 24,550 रुपये की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज क्या होगा, क्या होगा जो वार्षिक 22% की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करती है। तो बस सिंपल से इसमें क्या दे रखा है आप लोग देखिए, 22% की साधारण ब्याज की दर पर भुगतान करती है। वार्षिक ब्याज क्या निकालना है हम लोग को, वार्षिक ब्याज निकालना है तो हम लोग सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता है एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना है 24,550, क्योंकि 24,550 ये 100% की वैल्यू है। ओके, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, हमें निकालना कितना है एस आई, 1 ईयर का एस आई निकालना है, तो ये 22 का मान निकालना है हमें, है ना। तो यहाँ से क्या करिए, 0 0 काट दीजिए, यहाँ से 2 पंचे 10 होता है और ये 11 बार में चला जाएगा। जब यहाँ से 5 से काटोगे तो 5 चौको 20, 5 9 45 और 5 एकम 5, ये आ जाएगा 4 9 1 आ जाएगा। यहाँ से आप जब एस आई निकालोगे, मतलब इसको 11 में गुणा करोगे तो 1 आएगा, 9 + 1 10 आ जाएगा, इसी तरह 14 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब 4 हो जाएगा यहाँ, 4 1 5, मतलब 5,401, 5,401 किस में है, सी में है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा सी। जिसको ये समझ नहीं आया, हमने क्या किया है, हमने एस आई का जो फॉर्मूला लगाया है वो लगाया है पी, प्रिंसिपल अपना वो होता है अपने आप का 100%। देखिए ये भी परसेंटेज में वैल्यू थी, ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज यहाँ सड़ जाता है, इनटू RT%। तो RT क्या था हमारा, 1 ईयर का निकालना था, तो ये और आर हमारा 22% दे रखा था, तो यहाँ से परसेंटेज परसेंटेज काट दिया और 100 से हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारा 5,401 आ गया, जो हमारा सी आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 19 नंबर। 19 नंबर भी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़िए। 28 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 40% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को जैसे पता ही है इसको करना, फिर भी हम लोग करते हैं, चलिए। 28 वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 28 वस्तु का CP कितना है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, SP के बराबर है। अगर यहाँ से हम SP और CP का रेशियो निकालें, वो कितना हो जाता है, वो 28/x हो जाता है। ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब इसमें क्या बोला है, यदि लाभ 40% हो, इसमें आल्सो क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 40%। तो अगर हम लिखें SP और 40% के बाद हम लिखें SP और CP, तो SP CP क्या होता है, अपने आप का 100% होता है, अपने आप का 100 होता है, 100%। और SP कितना हो जाएगा, क्योंकि 40% के लाभ पे बेचा, मतलब 140 में बेचा होगा, है ना। CP से 40 में ज़्यादा, तो मतलब 140% में बेचा होगा, तो परसेंटेज अगर यहाँ परसेंटेज भी लगा दें हम लोग, ये परसेंटेज में इधर कट ही जाता है, इसलिए मैंने इसको लगाया नहीं है। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 0, और 5 दूनी 10, 5 चौथे 40, यहाँ से 28/20 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि SP जो है यहाँ से 28 आ रहा है और यहाँ से भी 28 आ रहा है, यहाँ से CP 20 आ रहा है, यहाँ से CP x है, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कैसे हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा A। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको पढ़िए। आप लोग इंग्लिश वाला पढ़िए, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है, वीडियो पॉज करिए और आप लोग पढ़िए इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग हिंदी वाला पढ़ते हैं। जानकी प्रतिदिन सुबह 7:55 बजे अपने घर से निकलती है और सुबह 9:25 बजे कार्यालय पहुंचती है। हालांकि एक दिन वह सुबह 7:55 बजे अपने घर से निकली, लेकिन सुबह 9:20 और 30 सेकंड बजे कार्यालय पहुंची। नीचे दिए गए कौन से कथन ऊपर दी गई जानकारी का समर्थन करते हैं। ये हमारी जानकारी दे रखी है ये पूरा, तो हम लोग को कथन दे रखा है कि 3 कथन दे रखे हैं, इनको पढ़िए। जानकी ने 3/10 दूरी अपनी समान चाल की 6/7 चाल से, और शेष दूरी अपनी समान चाल की 7/6 चाल से तय की। इसका मतलब जानकी ने 2 टाइम में हमारी ए से अगर बी जा रही है हमारी, इसको 2 टाइम में कंप्लीट किया।
पहले क्या किया कि कुल दूरी का 3/10 इतनी चाल से, फिर शेष दूरी का 7/6 चाल से तय की, ये बोला गया है। इसी तरह आप देखिए कथन बी लिखा है, जानकी ने 5/8 दूरी का 5/8 अपनी समान चाल से 5/4 चाल से और शेष दूरी का समान चाल की 5/6 चाल से तय की। तीसरे कथन लिखा है, जानकी ने दूरी का 7/9 दूरी अपनी समान चाल की 5/6 चाल से और शेष दूरी अपनी समान चाल की 20/3 चाल से तय की। ऊपर जो डेटा दे रखा है और नीचे जो स्टेटमेंट 3 दे रखे हैं, इसको लेकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए करते हैं। हम लोग को गिवन है, जानकी 7:55 पे घर से निकलती है और वो कार्यालय 9:25 से पहुंच जाती है। इसी तरह आप देख रहे हो कि एक दिन और जानकी 7:55 निकलती है और जो कार्यालय पहुंचती है वो 9:20 और 30 पहुंच जाती है। यहाँ से देख रहे हो जो आपका मिनट आएगा, यहाँ से जो मिनट लगेंगे इसको 90 मिनट लगेंगे और यहाँ से आप देखोगे मिनट लगेंगे। जब यहाँ से देखोगे यहाँ पर आ जाएगा 85 प्लस 1/2 मिनट, कितने मिनट्स आ जाएंगे। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदलें तो आ जाएगा जगह 170 और 71, मतलब 171/2 आ जाएगा। यहाँ पर 90 मिनट लग रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, लेट डिस्टेंस की 90 मान लेते हैं। डिस्टेंस 90 यूनिट है, ये मान लेते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ देखिए ये ए से मतलब अपने घर से ऑफिस जा रहा है बी तक, और ये डिस्टेंस हम लोग ने डी ले लेते हैं। इसको 2 बार में कंप्लीट कर रहा है, वो हम लोग कथन पढ़ के भी देख लेंगे। यहाँ पर 90 मिनट्स लग रहे थे और हमने डिस्टेंस 90 यूनिट मान लिया है। देन तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी, देन स्पीड निकालोगे तो यहाँ से देखोगे आप 1 यूनिट आ जाएगी, 1 यूनिट पर मिनट आ जाएगी। अब हम लोग स्टेटमेंट 1 लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट 2 लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट 3 लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट 1। अगर हम स्टेटमेंट को अगर हम एस से लिखें तो स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें, हमने क्या कहा, ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है और पहले हाफ में क्या जा रहा है, ये पहली डिस्टेंस वो 3/10 की कवर कर रहा है। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें 3/10 की, तो 90 की 3/10 निकालें तो वो 27 डिस्टेंस वो पहले बार में कवर कर रहा है। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बचेगी हमारी, अगर हम रिमेनिंग देखें, रिमेनिंग आ जाएगी 90 में से 27 हटाओगे तो हमारे 63 आ जाएगी। ये 63 यूनिट आ जाएगी। इसका मतलब पहले वो 27 यूनिट कवर करता है, फिर वो 63 यूनिट कवर करता है। तो यहाँ से अगर हम टोटल टाइम लिखें, इसका कथन ए का टोटल टाइम लिखें तो ये आ जाती है। सबसे पहले क्या कर रहा है वो 27 डिस्टेंस कितनी स्पीड से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारी कितनी कर रही है, समान चाल की 6/7 चाल से। इसका मतलब ये 6/7 चाल से कवर कर रहा है और बची हुई 63 जो डिस्टेंस है हमारी वो कर रहा है, चाल कितनी है उसकी 7/6 चाल से। बस इसको सॉल्व करिए। आप यहाँ से देखोगे 3 से काट दिए, 3 दूनी है, 3 9 27, 9 7 63, 63/2 आ जाएगा यहाँ से। ये 7, ये 9 बार जाएगा, 7 9 छक्का 54 होता है, तो इसको कर दीजिए 54। यहाँ से आप निकालोगे, तो इसको इंटू करोगे तो 63 प्लस 8, यहाँ 10 आ जाएगा बटे 2। यहाँ से आप देख रहे हो 171, मतलब इसको अगर हम 171/2 ही लिख लें डायरेक्ट, यहाँ से 171/2 आ जा रहा है। कितने मिनट आ जा रहा है, जो कि पीछे जो हमारा 171/2 आ रहा था उसके बराबर आ गया। इसका मतलब कथन ए जो बोल रहा है हमारा वो सही है, स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा सही है। अब हम लोग स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 की बात करें, देखिए स्टेटमेंट 1 में जो गिवन डाटा दे रखा था उसको हमने रखा, उससे हमारा 171/2 मिनट आ गया, जो कि सही है हमारा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो सही है।
स्टेटमेंट 2 देखें तो ये क्या जा रहा है, ये भी ए से बी जा रहा है, मतलब अपने घर से कार्यालय जा रहा है ए से बी। पहले क्या करता है, ये 5/8 दूरी का 5/8, मतलब अगर टोटल दूरी 90 है उसका 5/8 डिस्टेंस वो किस चाल से जा रहा है, 5/4 चाल से। टोटल डिस्टेंस का 5/8 डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया, तो हमारा कितना बचा टोटल डिस्टेंस का, 3/8 डिस्टेंस हमारा बचेगा। और वो किस चाल से जा रहा है, 5/6 चाल से। बस यहाँ से अगर हम टाइम लिखना चाहें टोटल स्टेटमेंट 2 के लिए, तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8, यहाँ से ये 45 आ जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ से तो 45 तो यहाँ से आ गया, प्लस यहाँ से देखिए 90 इंटू 3 और ये 6 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8 बचेगा। तो यहाँ से आप जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखिए 2 3 6 2 चौको 8, और यहाँ से आप जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 5 कम 5 5 8 40 18 हो गया। यहाँ से 2 से 2 दूनी 4 2 ने 18, तो यहाँ से आप देखोगे क्या आएगा, 45 9 3 27 27 3 81 बटे 2, नीचे 2 आ रहा था। बस इसको अब करोगे तो 90 और 90 प्लस 81 करोगे तो हमारा आ जाएगा 8 17 171 171/2 मिनट्स। तो स्टेटमेंट 2 से भी जब हमने ये वैल्यू रखी स्टेटमेंट 2 से इसमें, तो ये भी हमारा सही आ गया। इसका मतलब वही मिनट आ गया जो हमने निकाला था जब हम दूसरी बार पढ़ रहे थे कि जब इतना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो इतना मिनट आ रहा था, वही यहाँ भी आ गया। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट 3 को। अब हम लोग स्टेटमेंट 3 अपना पढ़ते हैं। अगर हम स्टेटमेंट 3 करें, स्टेटमेंट 3 भी क्या हो रहा है कि ये भी अपने घर से एक डिस्टेंस मतलब कार्यालय तक जा रहा है, और ये भी क्या हो रहा है 2 बार में कवर कर रहा है। तो पहले क्या कर रहा है, ये कुल डिस्टेंस का 7/9 कवर कर रहा है, और किस स्पीड से, 5/6 की चाल से। और बची हुई कितनी टोटल डिस्टेंस है, कितना बच जाएगा, 2/9 बच जाएगा हमारा। इतनी डिस्टेंस हमारी 20/3 की चाल से कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम टोटल टाइम लिखें तो कितना आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से काट दीजिए 9, ये एक बार में जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ से ये काट दिए तो ये भी 10 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 70 70 × 6 डिवाइड बाई 5, प्लस यहाँ पर देखिए 20 20 × 3 मतलब ऊपर 3 हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई नीचे 20। यहाँ देखिए इसको कट जाएगा, ये 5 से काट दीजिए, 5 × 5 5 × 20, तो 1484 होता है। और ये कितना बच रहा है हमारा, यहाँ 3 बच रहा है। यहाँ से आप देख रहे हो 87 आ रहा है, तो क्योंकि इतने मिनट आ रहा है यहाँ पर, और आना कितना चाहिए था हम लोग को, 171/2 आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। इसलिए क्या कर रहा है, ये जो वैल्यू है कथन 3 की, वो इस टाइम के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा तीसरा नंबर। तो हमारा स्टेटमेंट 1 सही हो गया, स्टेटमेंट टू सही हो गया, और स्टेटमेंट 3 जो था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखिए जब आप आंसर पढ़ोगे, कथन 1 और 3 में प्रत्येक प्रदान की गई जानकारी का समर्थन करता है लेकिन 2 नहीं करता, ये तो गलत है, ये गलत है। कथन 2 और 3 में प्रत्येक प्रदान की गई जानकारी समर्थन करता है लेकिन ये भी गलत है। कथन 1 और 2 में प्रत्येक प्रदान की गई जानकारी का समर्थन करता है लेकिन 3 नहीं। हमारा सी आंसर हो जाएगा, इधर तीनों में कोई भी कथन या प्रदान नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हम लोगों ने 17 जनवरी 2024 के शिफ्ट 1 के सभी मैथ के क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 17 जनवरी 2024 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन कर देंगे हम लोग सारे। मैथ में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो हम लोग करेंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अगर एक बार में ना समझ में आया दूसरी बार देखिएगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।